अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूँ किरण आफ्ताब और जो हमारी टॉप स्टोरीज़ हैं उसकी तफसील थोड़ी सी देर में आपको बताएंगे। ज़रा हौसला, थोड़ा सा सब्र कीजिए। एक ख़बर मेरे पास है कोरोना से मुतालिक, पहले वो जान लीजिए। हम कुछ दिनों से ये रिपोर्ट कर रहे हैं और ये बहुत उम्मीद अफजा, हौसला अफजा बात है कि कोरोना कमज़ोर पड़ता जा रहा है पाकिस्तान में। शायद इसकी वजह लोगों का इस पैगाम को समझना है कि उनको सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर करना है। जो भी रीज़न्स हैं, फिगर्स अच्छे आ रहे हैं। मुल्क भर में सिर्फ 25,347 एक्टिव केसेस रह गए हैं। 2,46,131 अफराद कोरोना को शिकस्त दे चुके, सेहतयाब हो चुके। 24 घंटे के दौरान 1,114 नए केसेस भी अलबत्ता रिपोर्ट हुए हैं। 32 अफराद कोरोना के बाद जिंदगी की बाजी हारे। अफसोस के साथ कहना पड़ता है ये भी हुआ। अब तक की जो मजमूई तौर पर फिगर सामने आई हैं, 5,924 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके। बहुत अफसोस है इन आदाद-ओ-शुमार पर, लेकिन इस बात पर भी ध्यान रखिए कि ऐसे भी लोग हैं कि जो सेहत हासिल कर चुके, ऐसे भी लोग हैं जनाब कि जो मोहतात हैं और ख़ुद को इस सबसे बचाए हुए हैं। हमने कोशिश की सबसे पहले आज आपको इसी बारे में बता दें। तो अब चूँकि बकरीद सर पर है और कोरोना भी है और फिर मजहबी रसूमात अदा की जाएँ, वो सब कुछ बड़ी एहतियात के साथ, तो मैं इसी के बारे में आपको बता देती हूँ। कोरोना की वबा के बायस इंतहाई सख्त हिफाजती इक़दामात में मनासिक हज को अदा किया जा रहा है। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफ़ा आज अदा किया जाएगा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का विर्द करते हुए आज़मीन हज मिना से मैदान अरफ़ात रवाना होंगे, जहाँ हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफ़ा अदा किया जाएगा। मस्जिद निबरा में अल शेख अब्दुल्ला बिन सुलेमान अल मनी इस साल खुतबा हज और इमामत के फ़राइज़ अंजाम देंगे। आज़मीन हज ज़ोहर और असर की नमाज़ें एक साथ अदा करेंगे। मस्जिद निमरा में नमाजियों के दरमियान समाजी फासला बरकरार रखने के लिए इंतज़ामात को मुकम्मल किया गया है। कुछ पिक्चर्स भी हम आपको विजुअल्स भी दिखा रहे हैं। आज़मीन ग़ुरूब आफ्ताब तक मैदान अरफ़ात में क़याम करेंगे। मग़रिब की अज़ान के बाद हुज्जाज कराम मुज़दलिफ़ा की जानिब जाएंगे। मग़रिब और इशा की नमाज़ें एक साथ अदा की जाएंगी। रात खुले आसमान तले गुजारी जाएगी। हुज्जाज की मदद के लिए यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ भी हैं। और ये भी मैं आपको बता दूँ कि अरफ़ात के मकाम पर मैदान में एक मोबाइल हॉस्पिटल और मुज़दलिफ़ा में मोबाइल क्लिनिक ये इस्टेब्लिश किए गए हैं ताकि कोई परेशानी पेश आए तो फिर उसको देखा जाए। हम इसी सब के ऊपर बड़ी तफसील के साथ गुफ्तगू करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़कर प्रोग्राम में आगे चलकर अब हम ज़रा बात कर लेते हैं कुछ ऐसे मामलात की कि जिनका सलूशन हमें कुछ दिखाई दे नहीं रहा था। तबाहकारियाँ ही तबाहकारियाँ थीं। ठीक पहचाना आपने, मैं कराची की बात कर रही हूँ, यहाँ होने वाली बारिश की बात कर रही हूँ। इसी सब का नोटिस लिया वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने और उन्होंने पाक फ़ौज से मदद तलब कर ली। चेयरमैन NDMA को फौरी तौर पर कराची जाने के लिए कहा गया है। बारिश के बाद सफाई बहुत ज़रूरी है, ये शुरू की जाए, ये हिदायत भी की गई है। ये कराची के बासियों के लिए गर्मी के बाद होने वाली बारिश के जैसी ही फीलिंग है कि जब ये हिदायत की गई है। इन मसाइल से छुटकारा दिलाने के लिए वज़ीर आज़म अब खुद मुतहर्रिक हैं। ट्वीट किया उन्होंने कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन फौरी तौर पर कराची जाएं और सफाई के काम को शुरू करें। इस सब के लिए उन्होंने हिदायत दी। अफ़वाज पाकिस्तान को भी शहर की सफाई में काम करने के लिए हाथ बटाने के लिए कहा गया। वज़ीर आज़म इमरान खान से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने मुलाकात की थी, उनकी बैठक लगी थी। वज़ीर आज़म ने कहा वफाकी हुकूमत कराची के अवाम को मुश्किलात से निकालने के लिए हर मुमकिन इक़दामात करेगी। कराची के शहरी को फैसिलिटी मिलनी चाहिए, जितनी वो मेहनत करता है, जो वो डिज़र्व करता है, वो उसे मिलना चाहिए। वज़ीर आज़म का ये ट्वीट कराची के शहरियों के लिए बहुत अहम है। और इसी सब के दरमियान क्या हुआ, सियासत में बहुत कुछ हुआ। बड़ी ईद से पहले वफाकी काबीना में 2 बड़े नामों की कुर्बानी दे दी गई। वज़ीर आज़म की टीम से 2 मुआविन खुसूसी मुस्ताफ़ी। करप्शन के इल्ज़ामात के बायस डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने अपने ट्वीट में एहसानात जताए, क्या क्या कुछ वो करते रहे ये सब बताया। डिजिटल पाकिस्तान के लिए काम करने वाली तानिया ने दोहरी शहरियत पर तनकीद से दिलबर्दाश्ता होने का एतराफ़ भी किया। इस्लामाबाद से इसी सिलसिले में आपको दिखाते हैं अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। बड़ी ईद से पहले वफाकी काबीना में 2 बड़े नामों की कुर्बानी। मुआविन खुसूसी बराए से डॉक्टर जफर मिर्जा ने मुस्ताफी होने का ट्विटर पैगाम दाग दिया। वजह बताए बगैर ये भी जताया कि वो तो WHO का ओहदा छोड़कर आए ही वजीर आजम इमरान खान के कहने पर थे। ये भी कहा कि ओहदा ऐसे वक्त में छोड़ रहा हूँ जब कोरोना में कमी आ चुकी।
डॉक्टर जफर मिर्जा तो इस्तीफे की वजह गोल कर गए, लेकिन अंदर की बात बाहर आ ही गई कि इस्तीफा दिया नहीं गया, लिया गया है। जिस कोरोना में कमी की बात की, इसके खिलाफ मुहिम में तो वो थे ही पस मंजर में। डेंगू पर वो काबू न पा सके, दवाएं महंगी होने का रास्ता भी न रोका। भारत से दवाओं की दरामद और मास्क के स्कैंडल अलग। अदालतों में भी डॉक्टर जफर मिर्जा के नाम की गूंज, अहलियत तक पर सवाल उठे। डॉक्टर जफर मिर्जा नैब के रडार पर भी आ चुके। इनके खिलाफ वजारत सेहत और ड्रैब से रिकॉर्ड हासिल करके नैब कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम भी तश्कील दे चुका। मुआवने खसूसी सेहत से कुछ ही देर पहले मुआवने खसूसी बराए डिजिटल पाकिस्तान तानिया एदरूस इस्तीफा दे चुकी थी। उन्होंने कनाडा की शहरियत न छोड़ी, मुल्क की खिदमत का मौका छोड़ दिया। ट्विटर पैगाम में तस्दीक करते हुए तस्लीम किया कि दोहरी शहरियत पर तनकीद काम को मुतासिर कर रही है। वजीर आजम ने दोनों के इस्तीफे मंजूर कर लिए। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए। तो ये सब कैसे हो गया, क्या हो गया, आन के आन में कैसे ये सब तमाम हो गया? कप्तान की टीम के 2 खिलाड़ी आउट हो गए, लेकिन इसकी नौबत आई कैसे? सारा मामला रहा क्या? क्या ये बात सिर्फ दोहरी शहरियत की है या फिर कुछ और है? कुछ लोग इसका दबाव ले रहे हैं और कुछ लोगों के लिए इस मामले में खुली छुट्टी है। कुछ हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हमारा साथ देंगे पार्लिमानी सेक्रेटरी और तहरीक इंसाफ की रहनुमा कंवल शोजब। वेलकम टू नया दिन, कैसी हैं आप? पहले प्लीज़ हमें बताएंगी, ये इस्तीफे आ गए, धड़ाधड़ आ गए, इसकी क्या वजह रही? एक दिन में 2 इस्तीफे। अब इसके बाद में लोग पीटीआई में कंसर्न्स तो आपके सपोर्टर्स को होंगे कि ये एकदम से हुआ क्या? इनका दोनों का ताल्लुक पीटीआई पार्टी से नहीं था। ये हुकूमत में एडवाइज़र थे, एसएपीएम स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे बैठे हुए थे और इसलिए पार्टी को तो इससे कोई नुकसान नहीं होता। पार्टी के उमूर जो हैं वो चल रहे हैं और पार्टी से किसी ने इस तरह इस्तीफ़ा नहीं दिया। दूसरी बात यह है कि स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट जो होती है वो कोई नॉन पॉलिटिकल या टेक्नोक्रेट्स के लिए होती है और टेक्नोक्रेट्स जब भी किसी अपॉइंटमेंट पे होते हैं तो उनके पास जॉब एक्सेप्ट करने या उसको छोड़ने के इख्तियारात मौजूद होते हैं। तो इस्तीफ़ा उनका इख्तियार था। जब उनको लगा कि वो काम अब और ज़्यादा इस प्रेशर वाली इन्वायरमेंट में नहीं कर सकते, क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर तो बहरहाल इस तरह की पोस्ट पे आता है और जब भी टेक्नोक्रेट्स या नॉन पॉलिटिकल लोग इस किस्म की स्पेशल सीट्स पर आते हैं, काम करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो इतना क्रिटिसिज्म और जो सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा होता है उनके खिलाफ उसको नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं और उससे निकल जाते हैं। तो उन्होंने दोनों ने अपनी अपनी ट्वीट्स पे जो उनका सोशल मीडिया के ट्विटर अकाउंट्स हैं उस पर अपनी वजूहात भी बयान की हैं और वो कोई एज सच नेगेटिव नहीं है। कंवल साहबा, नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि वज़ीर आज़म तो खुद ये बात कह चुके ना कि मुल्क की बागडोर, मुल्क के मामला उन लोगों के हाथ में होनी चाहिए जिनकी खिदमत सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए हैं, किसी दूसरे मुल्क के लिए नहीं। ये तो नहीं कहीं, ये कोई इसकी कनेक्शन तो नहीं, कहीं ये इस बात की कोई कड़ी तो नहीं? देखिए जी, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की मुख्तलिफ वीडियो टेप्स थी जो पिछले दिनों चलाई गई जब ऐसे पीएम्स ने अपने असासा जात और अपनी नेशनैलिटीज़ को डिक्लेयर किया। उसमें उन्होंने कहीं भी टेक्नोक्रेट्स की बात नहीं की, उन्होंने सियासत का वर्ड इस्तेमाल किया, सियासतदानों का वर्ड इस्तेमाल किया और उस पर तो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की बाइंडिंग है। आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कदगन लगाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की शिकें मौजूद है और कॉन्स्टिट्यूशन भी यही बात कहता है और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स मौजूद हैं कि आप अगर सियासतदान है, इस मुल्क से इलेक्शन लड़ते हैं या आपने इस मुल्क में अपना सियासी कैरियर को परसू कर रहे हैं तो फिर आपका ताल्लुक किसी मुल्क से होना चाहिए और यहीं आपका जीना मरना होना चाहिए। लेकिन स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर या टेक्नोक्रेट्स के लिए पाकिस्तान का अपना ब्रेन है जो ड्रेन हुआ हुआ है। पाकिस्तानी डायस्पोरा पूरी दुनिया में बहुत परफॉर्मिंग उस पर मौजूद हैं सीट्स पे और बड़े बड़े लोग हैं जो बाहर जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं क्योंकि इस मुल्क में उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। बाहर वो बहुत सारे काम सर अंजाम दे रहे हैं, उनको वापस ला के और इस मुल्क की खिदमत करवाना, मेरे ख्याल में इसमें कोई कभी उन्होंने इस बात के बारे में बल्कि अगेंस्ट नहीं कहा, हमेशा बल्कि उन्होंने ये फरमाया है और अपनी बारहा स्पीचेस में कहा है कि हम बाहर से अपने मुल्क के लोगों को वापस लाएंगे जो यहाँ से चले गए। और इसकी बहुत बड़ी मिसाल आप देख लें कि शौकत खानम हॉस्पिटल है जिसका पूरा बोर्ड या जिसके डॉक्टर्स को बाहर से लाया गया और उनको इंसेंटिव अच्छे दिए गए। तो जो पाकिस्तानी ओवरसीज हैं और टेक्नोक्रेट हैं, जो हमारा ब्रेन ड्रेन यहाँ से हुआ है, उनको वापस ला के काम करवाने में और एक सियासतदान को यहाँ हुकूमत करने के बाद यहाँ से भाग जाने में और यहाँ से असासे बाहर ट्रांसफर करने में दो बहुत मुतजाद चीजें, इनको मिक्स ना किया जाए। ये सारी की सारी बात अपनी जगह। मुझे ये बताइएगा, जब आप ये कहते हैं कि पीटीआई नए पैरामीटर्स सेट करते हुए आई है, नई मिसालें जो है ना वो बनाती हुई आई है,
तो कुछ फिर इसी को रिवाज मिलना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। जिस तरह गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने उन्होंने बात मान ली जी खान साहब की, अपनी शहरियत छोड़ दी उन्होंने, अब वो इसी तरह से काम कर रहे हैं। मजीद पार्टी मेंबर्स भी ऐसे ही कर लें, इसमें कोई मुज़ायक़त तो नहीं? वो ऐसा क्यों नहीं कर सकते? देखिए, गवर्नर सरवर साहब की जो जिस तरह उन्होंने बात मानी थी और अपनी नेशनैलिटी गिव अप की थी, वो एक पॉलिटिकल लीडर हैं, पॉलिटिशियन हैं और प्रॉपर पॉलिटिशियन है। वो कोई टेक्नोक्रेट की सीट पे तो पाकिस्तान में आए हुए नहीं। उन्होंने सेनेट का इलेक्शन कंटेस्ट किया है और उसके लिए उनको सेनेट के ऐवान में आने के लिए अपनी नेशनैलिटी छोड़नी लाजमी थी। आपको पता है कि 2 जो लोग डिस्क्वालीफाई हुए हैं PMLN के सेनेटर्स, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब की बहन भी थी, सादिया अब्बासी साहिबा, वो नेशनैलिटी छुपाने की वजह से डिस्क्वालीफाई हुए हैं। तो चौधरी सरवर साहब के ऊपर तो ये बाइंडिंग भी थी कि अगर उन्होंने सेनेट का इलेक्शन कंटेस्ट करना था तो उनके लिए पाकिस्तानी नेशनल होना ज़रूरी था और डुअल नेशनैलिटी नहीं होनी चाहिए थी। तो इस तरीके से तो जो ऐवानों के हिस्से हैं, जो ऐवानों में मौजूद हैं, वो एज ए पॉलिटिशियन उनमें से बहुत सारे लोगों ने अपनी नेशनैलिटीज़ को गिव अप किया। लेकिन टेक्नोक्रेट्स के लिए ना कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसी कोई कदगन लगाई है, ना इलेक्शन कमीशन उन पर कोई कदगन लगाता है और ना कोई कैबिनेट की इस किस्म की बाइंडिंग है कि उन पे इस किस्म की कोई जो है वो लग रही है कदगन। तो इसलिए हमें भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए और एक पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल रोल में जो ऐवान का मेंबर बनना चाहता है, उसमें ज़रा इस फ़र्क को इस्टेब्लिश रखना चाहिए और बेजा क्रिटिसिज्म से परहेज़ करना चाहिए। देखिए, आप जिस गुंजाइश की बात कर रही हैं वो अपनी जगह है, लेकिन फिर भी ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो डुअल नेशनल है, काफ़ी लोग हैं ऐसे। तो अब मुझे ये बताइएगा कि क्या हम ये तवक्को रखें, क्या हम आने वाले दिनों में ये सोचें, ये समझें कि जो डुअल नेशनल है वो इस्तीफा दे देगा, जैसा वजीर आजम कह रहे थे बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा? तवक्को रखी जाए ऐसी? देखिए जी, इस्तीफे आना ना आना ये जो लोग मौजूद हैं उनके पास ये इख्तियारात होते हैं और एक जमहूरी कल्चर में, एक डेमोक्रेटिक कल्चर में दूसरे लोगों को मौका भी मिलता है, एनेबलिंग एनवायरनमेंट भी होती है, लोगों को अपॉइंटमेंट्स मिलती भी हैं और हटाया भी जाता है। ये जो एक मुगलिया दौरे हुकूमत या एक जो फैमिली लिमिटेड जमहूरियत सो कॉल्ड पाकिस्तान में रही है, उसमें लोग जब आते थे तो जाते नहीं थे, वो उसी वक्त जाते थे जब उनकी हुकूमत ख़त्म होती थी और फिर वो पाकिस्तान से ही 10-10 सालों के लिए चले जाते थे या NRO ले लेते थे। तो इसलिए इस कल्चर पे क्रिटिसिज्म करने की बजाय इसको पॉजिटिव समझना चाहिए कि देखिए 2-3 चीज़ें, अगर किसी की परफॉर्मेंस में इशू आ रहा है या उसकी क्रेडिबिलिटी में इशू आ रहा है या वो खुद अपने काम से जस्टिफिकेशन नहीं कर सक रहे या प्रेशर नहीं पॉलिटिकल ले सकते और वो छोड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए रास्ते खुले हैं। और जो कोई और आना चाहते हैं या और किसी को लाया जा सकता है जिसकी सर्विसेज इस काबिल हों कि वो इस मुल्क में आके परफॉर्मेंस दे सके, तो ज़रूर उसके लिए भी रास्ते खुले होने चाहिए। इसी तरह कैबिनेट में रीशफलिंग का इख्तियार सरीहन प्रॉपर सिर्फ वज़ीर आज़म का अपना इस्तेहकाक है और ये कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको इस्तेहकाक दिया है। इस पे मेरे ख्याल में कोई क्रिटिसिज्म बनता नहीं है। जमहूरी रिवायात यही है कि लोगों को उनकी परफॉर्मेंस पे जज किया जाए, ये नहीं है कि उनकी रिश्तेदारियां क्या हैं या उनका स्टेचर क्या है। अगर कोई बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा या कोई उसकी क्रेडिबिलिटी में इशू है तो उसको ज़रूर हटा देना चाहिए और किसी और क्रेडिबल बंदे को और परफॉर्मेंस के लिए लोगों को मौका ज़रूर मिलना चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच कंवल साहिबा, आप हमारे साथ इस सिलसिले में बात कर रही थी। मेरे पास ना बहुत सारे सवाल इकट्ठा हो गए, मेरे और आपके, हम दोनों के सवाल हैं ये। तो मैं ये काम करती हूँ एक छोटा सा कि मैं अपनी गाइड खोल लेती हूँ, मैं वो किताब खोल लेती हूँ जिसके अंदर मुझे बहुत सारे सवाल के जवाब बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। अब हमारा साथ देंगे जनाब कौन? खालिद अजीम साहब। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ हैं। तबीयत कैसी आपकी? ये मुझे आप प्लीज़ बताएंगे ये हो क्या रहा है? सवाल तो मैं आपसे ये करना चाह रही थी कि भाई दो मुशीरान जो है ना वो इस्तीफा दे के चल पड़ते, लेकिन कंवल साहिबा ने कहा कि उनका जाना नुकसानदेह नहीं। जितनी बहस हो गई, जितनी तनकीद हो गई, उनका आना क्या नुकसानदेह नहीं था? मेरा सवाल उनसे तो मैं क्या करती, आप मुझे बता दें। इसके लिए वो बयानात देख लेने चाहिए। जब उनको इंडक्ट किया गया तो जो कुछ कहा गया कि अब ये आ गए हैं और अब ये बड़ा इनकलाब आ गया है, और इसका मतलब ये है कि अगर कुछ दिनों के बाद वो लोग मौजूद नहीं हैं तो इसका मतलब यही समझा जाएगा कि वो जो कुछ पहले कहा गया था या वो गलत है, या जो अब कुछ डिफेंड किया जा रहा है वो गलत है। हम उनको नहीं कहते, ये ठीक है कि प्राइम मिनिस्टर को इस बात का पूरा इख्तियार है कि वो अपनी टीम बनाए, लेकिन सवाल ये भी है कि एक टीम बनाई गई और उसके बाद उनको फारिग कर दिया गया, सवाल तो उठते हैं।
अब आपने पंजाब के अंदर मुख्तसर से टाइम में 4 आईजी तब्दील कर दिए, 4 आपने चीफ सेक्रेटरी तब्दील कर दिए। वो सारे की सारी यकीनन आपके पास तो रीजंस तो उसकी होंगी, लेकिन यहाँ पे भी फिर आप रीजन असाइन करें। जब आप लाने की रीजन असाइन करते हैं, आप कहते हैं कि जनाब ये बंदा लेके आ गए हैं और उन्होंने फलां इनकलाब, आप उस तकरीब को देख लें जो तानिया अदरू साहिबा की 3 फरवरी पे हुई थी, और उसमें मुझे याद है कि जहांगीर खान तरीन साहब भी बैठे हुए थे जो कि तानिया अदरू साहिबा को लेके आए हैं, और उनका बाकायदा तस्करा भी किया था प्राइम मिनिस्टर ने उस तकरीब में। तो वो अगर देखा जाए तो फिर ये बताया जाए कि अब जाने से क्या नुकसान होगा, कितने या अब क्यों उनको इस अंदाज में जो है वो नजरअंदाज किया जा रहा है, या उनके जाने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस तरह से डॉक्टर जफर मिर्जा साहब जो हैं उनके बारे में भी यही कहा गया कि अब और आपको अगर वाकया याद हो कि उस वक्त उनके इमरान खान साहब के इंतहाई करीबी साथी, जो इस वक्त उनके करीबी साथी होने का इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस वक्त वो पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल हैं आमिर महमूद कियानी साहब, उन पे चार्जेस लगे, उनको हटाया गया, हटना पड़ा, और उसके साथ साथ फिर उसके बाद जो है वो जफर मिर्जा साहब को लेके आया। तो फिर 1 तारीख को तहजीब के डोंगरे थे और कहा गया कि जनाब पता अब बहुत बड़ा इनकलाब आ जाएगा। अब कल इस बात की तस्दीक कर दी, खबर हमारी थी लेकिन उसकी तस्दीक कर दी अली जैदी साहब ने, नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में वो बैठे हुए थे, और उन्होंने कहा कि जफर मिर्जा जो है वो उनसे इस्तीफा दिया गया है, प्राइम मिनिस्टर उनकी कारकर्दगी पे मुतमईन नहीं थे। ठीक बात है, उनको परफॉर्म नहीं करता तो प्राइम मिनिस्टर को पूरा इस बात का इख्तियार है कि वो ये इजाफी बोझ अपने ऊपर लादे ना फिरें और जो भी एक्स्ट्रा बैगेज है उसको वो डिस्पोज ऑफ कर दें। लेकिन ये बात अब कहीं और से मुझे नहीं समझ आती कि किस अंदाज में कोई डिफेंड करेगा। ये दोहरी शरीयत वाला मामला नहीं है, वाकईतन उनकी कारकर्दगी वाला मामला था, और दोहरी शरीयत एक अलग सब्जेक्ट है जिसके ऊपर पूरी बात की जा सकती है। मैं उसके ऊपर आऊंगी। खालिद साहब प्लीज ये सवाल अपने ये सवाल ले लें आप साथ में। जब भी जो शख्स परफॉर्म नहीं कर रहा वो घर जाए, हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते किसी भी ऐसे शख्स के, पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि जो अपना काम कर नहीं रहा या काम ठीक से नहीं कर रहा। ये अप्रोच क्यों नहीं सेटिस्फाई कर पा रही? क्योंकि अगर देखा जाए तो ये तो बहुत अच्छी बात है, जो काम नहीं कर रहा वो अपने ओहदे पे ना रहे, ये तो एक अच्छी बात है। इसके ऊपर इतना डिबेट, इतनी तनकीद है, तो क्यों कर रहे हैं इसको पॉजिटिवली? वाकई क्यों नहीं देखा जा रहा? देखें, इसको वाकई पॉजिटिवली देखा जाना चाहिए। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है, अगर मैं एक जगह पे किसी एक इदारे का मुलाजिम हूँ और वहाँ पे मैं जिस मकसद के लिए रखा गया हूँ वो मकसद पूरा नहीं कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली मुझे वो इदारा बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन सवाल, हाँ, ये सवाल असल में ये पैदा होता है कि वो फिर दावे कहाँ गए कि हमारे पास तो 200 अफराद की बड़ी तैयार टीम है और हम आते ही ये कर देंगे, आते ही वो कर देंगे। और अब मुझे वो एजाज शाह साहब का एक इंटरव्यू याद आ रहा है, पिछले दिनों ने एक टीवी चैनल पे दिया, और उससे फिर आगे शहबाज शरीफ याद आ गए जिन्होंने दावा किया था आते ही इतने दिनों में लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, और कहते हैं कि जब मैं आया तो मेरे हाथों के तोते उड़ गए कि ये जो सूरत हाल है इसमें वो दावा पूरा करना इतना आसान नहीं। इसी तरह से एजाज शाह साहब के बकौल कि इमरान खान साहब बाहर बैठ के जो कुछ देखते रहे हैं, लेकिन जब वो मामलात को उन्होंने देखा तो उनको पता चला कि ये कितना मुश्किल काम है और कितनी मुसीबत उनके लिए। और वो बिल्कुल ठीक बात है, कल एक जगह मैं सुन रहा था कि इमरान खान साहब के ज्यादातर तो आड़े आ रहे हैं उनके अपने बयानात, शायद उनकी अपोजिशन की तनकीद इतनी ना हो जितनी कि वो उनका जो रिकॉर्ड शुदा मटेरियल है वो अब लोग निकाल के दिखा रहे हैं कि जनाब आप ये क्या कह रहे थे और ये आप कर क्या रहे हैं, आपसे हो कुछ नहीं रहा। ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। ये तो एक फैक्ट है जी, ये एक फैक्ट है कि इतनी मुद्दत गुजरने के बाद जो लोगों की एक तवक्कुआत थी, तवक्कुआत ज्यादा भी हो सकती हैं और होती हैं, वो तवक्कुआत ज्यादा जो है वो लोग अपने तौर पे नहीं करते हैं। वो आपने बंधवाई है, उनको सबज़ दिखाते हैं, आप खड़े होके जब तकरीरें करते हैं ये हो जाता है, आपको ये नहीं मिल रहा, आपको ये नहीं मिल रहा, हमें आने दें और देखें उसके बाद होता क्या है। ये तो ये पाकिस्तानी, मेरे ख्याल में पाकिस्तानी ये जो हम अवाम है, ये शायद कहीं पर लिख कर आ गई है बात कि तवक्कुआत होंगी, ख्वाब दिखाए जाएंगे, शायद पूरे नहीं होंगे। बहरहाल अभी तो बहुत मुद्दत पड़ी है इस सब के लिए। खालिद साहब मुझे ये बताइए, तानिया साहिबा की बात मैं करूँगी,
जब वो आई थी तो ये कहा गया था, आपने खुद भी याद दिलाया कि डिजिटल पाकिस्तान होगा, हम बहुत आगे होंगे, लेकिन मामलात वैसे बन नहीं सके। अब इसमें बात ये है कि ये जो पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स हैं उनके लिए पेपैल इम्पॉर्टेंट था, ये इसमें सहूलत होनी चाहिए थी, इसका इजरा होना चाहिए था। सर नहीं हो सका, हम कहीं पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। अब हमारे पास में सिनेरियो क्या है, वो तो छोड़ दीजिए पेपैल, पबजी बैन कर दो, ये बैन कर दो, वो बैन कर दो। अब ये वाली बहस शुरू हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि बहस हो रही है, काम नहीं हो रहा। तो वो काम नहीं कर पाई सर, कॉम्पिटेंसी का इशू रहा, या उनकी राह में अड़चनें बहुत रही, वो माहौल ही नहीं बन सका जिसमें वो कोई अच्छे डिसीजंस ले पाती और इम्प्लीमेंट करा पाती। तीनों चारों चीजें हैं। एक तो कुछ ना कुछ बहरहाल परफॉर्म भी हुआ है, अब हम बिल्कुल टोटल उनको निगेट नहीं कर सकते। इसमें डेफिनेटली पाकिस्तान डिजिटल पाकिस्तान की तरफ पेशरफ्त यकीनन हुई है, लेकिन उस पेस से नहीं हुई जिस पेस से हम तवक्को कर रहे थे। उसमें अड़चनें भी हो सकती हैं, उसमें जो प्रैक्टिकल मुश्किलात थी जिनका पहले अंदाजा नहीं किया गया और दावा कर दिया गया, वो चीजें भी वहाँ पे सामने आड़े आ सकती हैं। अब ई पाकिस्तान आप एक ख्वाब के तौर पे गुज़श्ता 10 साल से चल रहा है, ये ठीक है। इन्होंने इसको एक अलग शोबे की इस अंदाज में हैसियत जरूर दी कि उसके लिए अलग एक बंदा जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है, तानिया अंदरुस साहिबा को उसके लिए मुकर्रर कर दिया गया। लेकिन ई पाकिस्तान के लिए काम बहुत पहले से हो रहा है, उसके लिए मुख्तलिफ इदारे भी बनाए हैं। और उसको मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ उसको करके उसमें काम करने की कोशिश की गई। अलबत्ता कुछ क्वेश्चन जो है वो पिछले दिनों ये भी आए थे कि उनका जो है वो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट का मामला भी है। उनकी अपनी एक आईटी कंपनी है जिसके ऊपर जो है वो सवालात उठे थे। और फिर एक बात बहरहाल ये तय है जी, एक बात बहरहाल तय है कि जो लोग इलेक्ट होके आते हैं वो ज्यादा रिस्पेक्टेबल भी है, सारा कुछ है। उनके लिए इसके बावजूद बर्दाश्त करना मुश्किल होता है कि कोई और शख्स जो है वो कुछ सवाल और वो वहाँ पर खालिद साहब, कुछ सवाल और आपकी गुफ्तगू के बाद में अब जो है ना वो खड़े हो गए ना, बहुत सारी बातें इकट्ठा हो गई हैं। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमको ज्वाइन कर रहे हैं। खालिद साहब प्लीज़ साथ रहिएगा। फवाद चौधरी साहब हमको ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम फवाद चौधरी साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू जी। सर एक दिन में दो इस्तीफे आ जाना, लोगों का ध्यान तो उस तरफ जाता है कि मामला आखिर रहा क्या, वजह आखिर बनी क्या, और फिर इतनी उम्मीदों के साथ, इतने ख्वाबों के साथ में दो लोग आते हैं, अपना काम शुरू करते हैं। अगर वो काम वहीं का वहीं रुक जाए तो फिर आगे क्या होगा? सवाल ये भी है। वैसे फ्रैंकली कोई इतना बड़ा पॉलिटिकल इवेंट नहीं है जैसे आप कह रही हैं, बिकॉज जो भी लोग SAPMs जो भी आते हैं, पहली बात तो आप समझिए कि आर्टिकल 91 जो है उसके मुताबिक जो वफाकी काबीना है उसका मतलब है वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा। बाकी जो तमाम लोग काबीना के इजलास में आते हैं, चाहे वो SAPM हो, चाहे वो आपका एडवाइजर्स हो, वो ऑन इनविटेशन जो है वो काबीना के इजलास में आते हैं। और उनके पास जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो एडवाइजर्स और SAPM के पास नहीं होती है, वो काबीना के पास होती है। लिहाजा जब भी होता प्रोसेस ये है कि आप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एक्सपर्ट्स को शामिल करें। ये जो SAPM का जो पूरा एक मैकेनिज्म है वो ये है कि फॉर एग्जांपल देखें, अगर आपने माइनिंग के ऊपर फॉर एग्जांपल आपको ओपिनियन चाहिए, तो आप जो टॉप का आपका एक्सपर्ट है आप उसको लें, प्राइम मिनिस्टर साहब उससे अगर मशवरा लेना चाहें तो वो ले, लेकिन फिर जो डिसीजन है दैट विल रेस्ट विद द पीपल जो के वोट लेके आए हैं। तो वो जो एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें आप गैर मुंतखब लोग शामिल होंगे, लेकिन डिसीजन मेकिंग में जो है वो शामिल नहीं होंगे। लिहाजा ये एक प्रिंसिपल है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का। अच्छा सर देखिए, जी चलिए पहले आप बात मुकम्मल कीजिए फिर सवाल करती हूँ। अब ये जो तानिया अंद्रयास हैं या डॉक्टर जफर साहब हैं, ये दोनों टेक्नोक्रेट्स हैं, दोनों अपने अपने शोबों में बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। और तानिया ने भी और डॉक्टर जफर साहब जो WHO में बड़े ओहदों के ऊपर वो रहे, बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया। अब उनको एक ख़ास हालात में डिसीजन मेकिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उनकी इनपुट के लिए शामिल किया गया। अब प्रॉब्लम्स कुछ हो गए। प्रॉब्लम ये हो गया कि फॉर एग्जांपल तानिया अंद्रयास से वो NITB एक जो इदारा है वो इसके ऊपर एक काम पूरा डिजिटलाइजेशन के ऊपर कर रहा था, उसके पैरेलल एक बॉडी जो है वो क्रिएट हो गई, जिसकी वजह से एक कंफ्यूजन हो गई कि आखिर ये काम करना किसने। गवर्नमेंट को हमने कहा था, कैबिनेट ने कहा था कि गवर्नमेंट को अब गवर्नमेंट करें, इनको
हम पेपरलेस गवर्नमेंट के ऊपर जाएं, वो 2 साल हो गए उसके ऊपर नहीं जा सके। उसकी वजह ये होगी मेनली कि कंफ्यूजन होगी लोगों के दरमियान, लिहाजा उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो है वो उन्होंने जो है वो रिजाइन दिया है। इस तरह से डॉक्टर जफर साहब का भी यही है, उन्होंने भी अपनी जो वजूहात हैं वो अपने ट्वीट में बयान कर दी। फवाद चौधरी साहब, ये मैं बार बार इसलिए पूछ रही हूँ सवाल क्योंकि इसको एड्रेस करना शायद आप लोगों के लिए ज़रूरी भी है। एक तरफ तो ये कि जिसने परफॉर्म नहीं किया, जो अपने मनसब के को सही से समझ ही नहीं पाया, काम कर ही नहीं पाया, वो नहीं बैठे, वो ना अथॉरिटीज़ लें, वो ना चीज़ें संभालें क्योंकि वो बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। एक तरफ तो ये बात है, ऐसे लोगों को नहीं होना चाहिए सीट्स पर, दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। लेकिन सर आपने खुद भी कहा कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमने कल से अब तक में ये देखा है सर कि ये बहुत बड़ी बात बना दी गई है। सर इसको एड्रेस कीजिए कि अच्छे डिसीजंस को बतौर अच्छा डिसीजन लेना कितना ज़रूरी है और वो नहीं लिया जा रहा, यही माहौल देख रहे हैं हम। देखिए हमारे यहाँ एक जो माहौल है ओवरऑल वो ओवर क्रिटिकल भी है और बहुत सारा जो, और ये कोई, इसको मैं ये नहीं कहता कि ये मीडिया की कोई इसमें ज्यादती है या किसी की कोई ज्यादती है। अगर आप 2013 में प्रेसिडेंट ओबामा ने ये बात लिखी थी कि इतना ओवरफ्लो हो जाएगा इंफॉर्मेशन का, हो गया है कि गवर्नमेंट्स के लिए जो तवक्कुआत हैं लोगों की, उनके ऊपर पूरा उतरना एक चैलेंज है क्योंकि इंफॉर्मेशन का फ्लो बहुत ज्यादा है और उसमें अब फेक इंफॉर्मेशन या फेक न्यूज जो है वो बहुत ज्यादा चली जाती है। सही। तो इसलिए जो माहौल है वो क्रिटिकल है, लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट्स को इसको मैनेज ही करना है और इसको देखना है कि हम कैसे इसको एक मुस्बत फ्लो की तरफ लेके जाए। लेकिन ओवरऑल जो एक मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का मफाद यही होगा कि एक इंफॉर्मेशन का फ्लो रहे और उसमें से हम फेक और जो गलत खबरें हैं जिनकी बुनियाद नहीं है वो हम स्क्रूटनाइज कर सकें और हमारी जो पॉपुलेशन है वो इतनी ट्रेन हो जाए कि उनको भी थोड़ा पता चल जाए कि कौन सी खबर सही है, कौन सी खबर जो है वो प्रोपेगेंडा न्यूज़ है। ये बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आप हमारे साथ थे, इस सिलसिले में बात कर रहे थे। खालिद अजीम साहब हमारे साथ थे, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। शुक्रिया आप दोनों का। तो मैं ज़रा दीगर मौज़ूआत से पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेती हूँ। बहुत कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत एक्साइटिंग है आपको बताने के लिए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जनाब। अब ज़रा हम बात करते हैं रुस्तम की। 7 फुट ऊंचा कद, जब चले तो ज़माना देखे, तारीफ करे, बैल की बात कर रही हूँ। बड़ी खुसूसियात हैं जी इनमें। मोहसिन अली की रिपोर्ट देखिए। कद 7 फुट, वजन 50 मन, रंगत सफेद, रुस्तम मुल्तान नामी बैल ने शहरियों के होश उड़ा रखे हैं। मालिक ने अपने बैल की खूबसूरती में इजाफे के लिए 15 तोले सोने का ताज भी पहना रखा है। छोटा बच्चा लिया था हमने, इसको बच्चों की तरह पालते हैं इनको, सर्दी के हिसाब से सर्दी खुराक देते हैं इनको, गर्मी के हिसाब से गर्मी देते हैं। बड़ी कीमतें लगती हैं इनकी, हम बेचते नहीं, अल्लाह की रजा के लिए पाले और अल्लाह के नाम पे कुर्बान हमने करना है इसको। वजनी बैल की चाल ढाल निराली, बाहर निकले तो देखने के लिए शहरियों का रश लग जाए। ये रुस्तम मुल्तान ही नहीं, सिर्फ रुस्तम पंजाब भी है और बाकी को बहुत खूबसूरत है और अल्लाह का एक बहुत बड़ा नरीना एक तोहफा है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और अल्लाह ताला इनको मज़ीद तौफीक दे ऐसे जानवर पालने की। मालिक ने अपने खूबसूरत बैल को सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए बड़े नाजो नखरे से पाल रखा है। कैमरामैन अकमल खोकर के साथ मोहसिन अली, समा, मुल्तान। और इस्लामाबाद, यहाँ की मवेशी मंडी में बूरे वाला के भूरे बैलों की जोड़ी, इसकी बड़ी धूम है। लोग इन्हें देखकर पहले तो हैरान होते हैं, फिर मालिक की बात सुनते हैं तो परेशान होते हैं। सारा माजरा आबिद अली की रिपोर्ट में जानिए। आपस में सर जोड़कर सरगोशियां करते भूरे वाला के 2 भूरे पहलवान बैल, जिन्होंने इस्लामाबाद की संगजानी मवेशी मंडी में अपनी धाक बिठा रखी है। मोटी मोटी आंखें, छोटी छोटी टांगें और उन पर भारी भरकम मजबूत जिसामत। मालिक का कहना है वजन और दाम के लिहाज से पूरी मंडी में इस जोड़ी जैसा कोई नहीं। एक का वजन है 27 मन, एक का वजन है 25 मन। इन पले पलाए हसीन बैलों की जोड़ी देखकर लोग देखते ही रह जाते हैं और दाम सुनकर हक्का बक्का। पूरी मंडी में हम घूम के आए हैं, इस तरह की जोड़ी कभी नजर नहीं आई। ज्यादा भी करे तो मतलब कि चलो 3 लाख कर लें, 3.5 लाख कर लें। मालिक का भी कहना है मिसाली बैलों की महंगी कुर्बानी कोई बड़ी
बड़े दिल वाला ही करेगा। बुरे वाला से आई हुई इस बुरी जोड़ी ने यहाँ पर आने वाले तमाम ग्राहकों को रानी के साथ परेशानी भी लाहक हो जाती है। कैमरामैन अयाज अहमद के साथ आबिद अली, समा, इस्लामाबाद। तो जनाब, एक मामला है ऐसा जिस पर कहना पड़ता है ये मुअम्मा समझने का न समझाने का। BRT मंसूबा काम पूरा हुआ या नहीं, कुछ हिस्से ऐसे हैं अधूरे हैं, या वहां पर भी कुछ काम हो रहा है, कहीं कुछ तातुल का शिकार तो नहीं। KP हुकूमत के अहम मंसूबे पर तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी आमने सामने। शौकत यूसुफजई की दावत पर सिंध पीपल्स पार्टी के रहनुमा पहुंचे पेशावर और BRT के नामुकम्मल डिपो पर जाकर सूबाई हुकूमत को आड़े हाथों लिया, बहुत तनकीद की। सारा मामला फयाज अहमद की रिपोर्ट में जाने, फिर बात करते हैं। पेशावर आएं और BRT पर सफर करें। सूबाई वजीर मेहनत शौकत यूसुफजई के चैलेंज पर सिंध पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलाआत सेनेटर आजिज दामरा पेशावर पहुंच गए। BRT के नामुकम्मल डिपो और पार्किंग प्लाजे का दौरा किया और दावों के बरक्स सूरत हाल देखकर हुकूमत को खूब तनकीद का निशाना बनाया। आए शौकत यूसुफजई साहब, मैं अभी भी आपका इंतजार कर रहा हूँ, खैबर बाजार में मौजूद हूँ, मेरी मदद करें, मुझे टिकट दिला दें, एक टिकट दिला दे। मेरा ये सवाल है तुमसे, मैं सफर करूं, मैं उसको एंजॉय करूं। दूसरी जानिब शौकत यूसुफजई अपने दावे पर कायम रहे और उल्टा सिंध रहनुमाओं की पेशावर आमद को सियासी ड्रामा करार दिया। मैं तो आज भी तुम्हें दावत देता हूँ, तुम आके अपने साथ हार लेके ड्रामा करके कि जी मैं तो आया था लेकिन कोई मिला नहीं वजीर, तो ये हम कोई दुकानदार नहीं है कि हम आपको बाजारों में मिले। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने मुतालबा किया कि शौकत यूसुफजई बार बार झूठ बोलने पर कौम से माफ़ी मांगे। फयाज अहमद, समा, पेशावर। तो जनाब, BRT चले ना चले, चले तो कब चले, सियासत खूब चल रही है। तो हमने सोचा कि इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। सूबाई वजीर मेहनत शौकत यूसुफजई और सिंध PP के सेक्रेटरी इत्तलाआत सेनेटर आजिज दामरा, आप दोनों को हमने दावत दी। अस्सलाम वालेकुम। शौकत यूसुफजई साहब, पहले आप बताइए, चैलेंज बहुत हो रहा है, ये वो आपसे कहते रहे टिकट दिला दें, उनको सफ़र करना है, आप मिले क्यों नहीं, कहाँ थे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, सबसे पहले तो मुझे अफसोस भी हुआ कि वो पेशावर आए और छुप के आए और पत्नी अपने साथ सोशल मीडिया को लेकर आए, एक 10 रुपए का हार लेकर वो बताते रहे कि जी शौकत यूसुफजई कहाँ है। मुझे तो बाद में TV से पता चला और आपके चैनल से ही पता चला, जब मुझे कांटेक्ट किया गया तो मैं तो हैरत हुई। देखिए, अगर आते तो मेहमान नवाजी हमारी सबसे मशहूर है, मैं खुद इनको रिसीव करता। मैंने तो ये कहा था कि BRT की टेस्टिंग सर्वे शुरू हो चुकी है, 120 बसें रोजाना चल रही हैं, अगर इसमें झूठ है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, आपके चैनल पे कह रहा हूँ। अब वो आके जो है उस जगहों पे जा रहे हैं जहाँ पे हमारे क्या कहते हैं कमर्शियल प्लाजे बन रहे हैं। वो कमर्शियल प्लाजे, उसमें महीना डेढ़ है। मैंने तो कमर्शियल प्लाजों का नहीं कहा था, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, पहले भी मैंने आपके चैनल पे भी कहा था कि इस कमर्शियल प्लाजों में थोड़ा सा टाइम है। जो BRT है वो मुकम्मल है, सिर्फ मास ट्रांजिट की वजह से, मास ट्रांजिट पूरी दुनिया के अंदर बंद है, इसकी वजह से इफ्तिताह हम नहीं कर पाए कोविड-19 की वजह से। बाकी हमारा BRT कंप्लीट है। पूरी बात नहीं सुनी। उसमें अवामी टिकट तो तब खुलेगा जब अवाम उसमें सफर करेंगे। दामरा साहब, पूरी बात ही नहीं सुनी आपने। उन्होंने कहा था टेस्टिंग सर्विस है, कुछ हिस्सा खोला गया है, कुछ हिस्सा दुनिया भर में बंद है। मैंने उनसे कहा था आप मेरा वो फुटेज निकाल के दे दे, दिखा दे। मैंने वो कहा था कि 120 बसें रोजाना चल रही हैं। मैं अगर उसमें से झूठा हुआ ना तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, आपके चैनल पे कह रहा हूं। मैं पूछ लेती हूँ ना धामरा साहब से, पूछ लेती हूँ। उन्होंने इसको शौकत यूसुफजई साहब, मैं उन्हीं से पूछ लेती हूँ। धामरा साहब, आपने पूरी बात भी नहीं सुनी, आप हार लेके चले गए, आपने मोबाइल फुटेज भी बना लिया, फिर वो वायरल भी हो गया, पूरी बात क्यों नहीं सुनी आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं अपने भाई को ये मशवरा दे रहा हूँ। पहली बात तो ये कल से वीडियो बना के और मुझे कह रहे हैं कि आपने पख्तून रिवायत को तोड़ा है और पेशावर आके आप मेरे आते हैं। वो जो पहली वीडियो है जिसकी वजह से मैं पेशावर आया, उसमें कहीं भी ये मुझे नहीं कह रहे हैं कि आप मेरे पेशावर आए तो मेरे घर पे आए। इन्होंने मुझे ये कहा था, जो PTV का प्रोग्राम चला था, कि 1.5 महीना पहले काम मुकम्मल हो चुका है। देखिए, अगेन आपके चैनल में वे वही बातें कर रहे हैं जिसमें ये फंस जाएंगे मेरे भाई। मैं फिर इनको मशवरा दे रहा हूँ कि ये प्रोग्राम कम से कम पेशावर की आवाम तो जरूर देख रही है ना, पूरी दुनिया के साथ। कैसे फंस जाएंगे वो बताएं। भाषण दे दें, आप हमें भी देते थे। साहब कैसे फंसेंगे? हमें भी ये भाषण देते थे, मगर अगर मैं कल नहीं आता, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो भाषण देते थे ना, ये हम भी इसमें आ जाते थे। अगर मैं कल नहीं आता तो यकीन करें हम भी ये समझते थे कि शायद ये कंप्लीट है। देखें, अगर कोई इदारा फंक्शनल होता है तो मुझे शौकत यूसुफजई साहब के घर पे जाने की क्या जरूरत थी? पहले तो मुझे उसकी दावत नहीं थी, और मैंने कल खाना भी पख्तूनों का खाया है। शौकत यूसुफजई साहब,
3 डिपो पे मैं गया हूं, 3 डिपो जिनको ये कमर्शियल प्लाजा कह रहे हैं, चमकनी जो डिपो है मेन इसका, जहां पर 120 बसें सड़ रही हैं, जल रही हैं। अगर ये आपके प्रोग्राम में कसम उठा के ये कह दें कि 120 बसें चलती हैं इनकी, वो बसें जो यार्ड में खड़ी हैं, वो तो डिपो भी बता रहे हैं। फिर आते हैं हम खैबर डिपो पे, जहां पर आपका सारा सिस्टम टिकटिंग का, IT का है। आप इस प्रोग्राम में इंश्योर करा दें शौकत यूसुफजई साहब, मैं पूछ लेती हूं, वो जो IT सिस्टम है वो पूरा कंप्लीट है। चलो कोविड शौकत यूसुफजई साहब, देखिए कोविड की वजह से चीजें रुकी है, लेकिन वो ये कह रहे हैं वो डिपो पर गए थे। धामरा साहब पॉइंट आ गया, मुझे सवाल का जवाब लेने दें। जी शौकत यूसुफजई साहब, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, देखिए मैंने जो बात की थी ना, मैं तो उस पर कायम हूँ। मैंने तो इनसे कहा था कि हमारी 120 बसें रोजाना, मैं छोड़े आप अपने रिपोर्टर से पूछ लें, मैं तो बता दें शौकत यूसुफजई साहब, वो जहां ये बैठे हुए हैं वो डिपो है कि नहीं है, जहां जाके उन्होंने दौरा किया? ये तो खैबर बाजार में बैठे थे। खैबर बाजार में कौन सा डिपो है? ये तो खैबर बाजार में बैठे थे। मैं फुटेज दे रहा हूं। ये जहां पे वो जो डबगरी गार्डन के जो कमर्शियल प्लाजा बन रहा है, कमर्शियल प्लाजा जो डबगरी गार्डन का बन रहा है, इनकी फुटेज आप देख ले। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जो इनकी फुटेज जारी हुई है उसके नीचे बैठे और आप अपने उससे कंफर्म करा लें, आप अपने रिपोर्टर से कंफर्म करा लें कि जहां बैठे थे ये कह रहे थे कि जी देखिए अभी तो काम हो रहा है। तो मेरे भाई मैं तो कह रहा हूँ कि उसमें महीना 1.5 महीना है हमारे कमर्शियल प्लाजों में, लेकिन कमर्शियल प्लाजों का BRT से ताल्लुक क्या है मुझे बताएं। मैं जब ये कह रहा हूँ कि टेस्टिंग सर्विस है, तो टेस्टिंग सर्विस अगर नहीं है तो मैं तो जुर्माना भी हूँ और मैं इस्तीफा भी दे दूंगा। आप इतना झूठ बोलकर मुझे आपने कहा करप्ट है। पहली बात तो है कि मैं आपको अदालत में घसीटूंगा इंशाल्लाह। मेरे जैसे बंदे को आपने करप्ट कहा है, मैं पूछ लूंगी तब सवाल। आपने जरदारी भूल गए, आपने बिलावल भूल गए, आपको अपनी शख्सियत भूल गई, आप दूसरों पे इल्जाम लगा रहे हैं। सारा कराची पानी में डूब गया, नहीं सारा कराची पानी में डूब गया, लेकिन अगर कोई शर्म से नहीं डूबी तो ये पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है और ये दामरा साहब है। यानी एक शख्स जो कराची डूबा हुआ देखकर यहाँ आ रहा है और हमें चैलेंज कर रहा है, तो आप मुझे बताएं कि मैंने झूठ कौन सा बोला है, मैंने क्या झूठ बोला है मुझे बताएं। शौकत यूसुफजई साहब पूछ रही BRT चालू है, मैं पूछ रही हूँ। शौकत यूसुफजई साहब एक मिनट, धामरा साहब प्लीज बता दीजिए, आप एग्जैक्टली जैसे ये कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। वो 3 डिपोज ही थे और वो जो कह रहे हैं कि वो कमर्शियल एरिया, कमर्शियल प्लाजा है और वो बन रहा है, उन्होंने कोई दावा नहीं किया उसके ऊपर। देखें आपके प्रोग्राम में जो झूठ बोल रहे हैं ना, मैं उसको आइडेंटिफाई कर रहा हूं। पहले तो उन्होंने कहा कि मैं छुप के पेशावर आया हूं, मैं 5 बजे तक चिमकनी डिपो पे बैठा हूं। ये कसम उठा के आपके प्रोग्राम में बोलते हैं कि वो चिमकनी डिपो नहीं है। वो फुटेजेस है मेरे पास जहां पर बसें खड़ी हैं, 2 साल से बसें अगर वहां पर नहीं खड़ी हैं, नहीं जल रही हैं, नहीं सड़ रही हैं, तो ये कसम उठा के बोलते हैं। मैं माफी लेता हूं। नंबर 1 वहां तो काम जारी है ना। मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है 5 इनसे ये पूछे, तो इन्होंने इनसे ये पूछे क्या बोला कि बसें चल रही है कि नहीं चल रही है, में बोला नहीं इनसे सिर्फ ये पूछते, ये कसम खा के कहते कि इन्होंने बस नहीं देखी। नहीं आपने ये पहला इंटरव्यू चला के इन्होंने कहा आपने कोई बस नहीं देखी है चलते हुए, चलो ये बता दो। और इन्होंने ये कहा कि इनकी आंखें धोखा खा जाएंगी। चले मेरी आंखों ने धोखा खाया, मैं तो हार लेके आया। सर आप ये कसम ये बता दें। चले धामरा साहब, मुझे शौकत यूसुफजई साहब को हमारे नाज़रीन को बता देंगे जो फुटेज है, कहाँ बैठे हैं आप इसमें? आपके प्रोग्राम नहीं, प्लीज आप इनसे ये पूछे ना, इन्होंने 5 बजे तक ये पेशावर में थे, इनसे ये पूछे कि बसें चल रही थी कि नहीं चल रही थी। झूठ को नहीं छुपाए, BRT के ऊपर बसें चल रही थी कि नहीं, ये कसम खा के कहते कि मैंने नहीं देखी है। चिमकनी रोड में जो मेरी मौजूदगी है, वहां पर मेरी जो मौजूदगी है उसकी वजह से तो तकलीफ हुई है। इनकी कसम खाए ना, आप कसम खाए कि आपने बसें नहीं देखी है, जो एक्सपोज हो गया। मैं चिमकनी रोड पे आपका डिपो नहीं है, वहां पर 100 बसें जल नहीं रही। वो मेरे भाई छोटे डिपो भी छोड़े हैं, ये सारी चीजें छोड़े। आपने क्या मैंने जो बात की थी कि 120 बसें चल रही है, आप कसम खा के कहे कि आपने कोई बस नहीं देखी है। भूल जाएंगे तो मेरी दावा है वो नहीं चल रही। मेरी क्या दावा क्या आपका? सिस्टम कंप्लीट है आपका। आप नहीं, मैं कह रहा हूं कि वो बसें नहीं चल रही। इन्होंने कहा आप वहां जाएंगे, आप ये कसम खा लेना कि इन्होंने बस नहीं देखी है। पूछना चाहता हूं आप कोई दलील नहीं है। आप अगर ये कहें कि कसम खा ले और वो अगर कहे कि मैं कसम खाने को तैयार हूं, कर रहे हैं
आप डाइवर्ट क्यों कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, मैं कोई कसम नहीं खा रहा हूँ, ये इनसे कसम ले लें कि इन्होंने कोई बस नहीं देखी है। कसम क्यों ले लें? अगर आप दोनों लोग अगर बिल्कुल कॉन्क्रीट गुफ्तगू करें तो फिर आप कसम खाएं, मैं कसम खाऊं, वो कसम खाए, इसकी जरूरत नहीं है। देखें, दो शख्स से आप नहीं पूछ सकते। एक दरिया के उस पार बैठ के आपको गालियां दे, आप पार नहीं कर सकेंगे दरिया, उसको नहीं पहुंचेंगे। एक जो मुंह पे बार बार गलत बयानी करे। शौकत यूसुफजई साहब, मुझे ये बताएं कि बीआरटी मुकम्मल है या नहीं है? धामरा साहब, आप मेरी बात कंप्लीट होने देना। मैं बात भी मुकम्मल होने दूंगी, मेरे पास 15 सेकंड मैं आपको झूठा साबित कर रहा हूँ, मैं आपको झूठा साबित करूंगा। आप ये बता दें बीआरटी मुकम्मल है या नहीं है? मैं इस पे बात करूं मेरे साथ, ताकि जिसकी वजह से बीआरटी मुकम्मल है कि नहीं है बता दें, एक लाइन में जवाब दे दें। शौकत यूसुफजई साहब बात को डाइवर्ट कर रहे हैं। शौकत यूसुफजई साहब, मुकम्मल है मंसूबा? मैं ये कह रहा हूँ कि बीआरटी मुकम्मल है। फिर दोनों एक साथ कह रहे हैं, बीआरटी की बात जो कह रहे हैं दोनों एक साथ कह रहे हैं, ऐसी बात कैसे होगी? थैंक यू, सॉरी, थैंक यू आप दोनों साहिबान का शुक्रिया। मैंने बड़ी कोशिश की कि आप दोनों बिल्कुल कंक्रीट करके तो बात को कर लेते हैं। बहरहाल डोंट वरी व्यूवर्स, हम इसके ऊपर आपको ब्रीफ रखेंगे। जल्दी से ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। जल्दी से एक और वीडियो की तरफ चले। मैं आपको बताऊं, शरारतें करना कभी कभी महंगा पड़ता है। कैसे भाई, कनाडा में हुआ कुछ यूं कि अब पता नहीं क्या था, भूख लग रही थी, या यूं सोचा कि इस जार में हनी है, शहद है, तो हम खा लेंगे। ये जो भालू मियाँ है ना, ये इसमें टटोलने के लिए कि इस जार में क्या है, यहाँ पहुँचे। ये एक झील के मनाजिर हैं जहाँ पर सयाह भी आते हैं और आसपास के लोग भी यहाँ पर सैर के लिए आते जाते रहते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले हुआ कुछ यूँ कि इस भालू को इस जार के साथ में उलझते हुए देखा गया। आसपास के लोग तो हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि वो जाते और इस भालू को इसकी मुश्किल से आज़ाद कराते। लेकिन फिर क्या हुआ, वहाँ पर आए दो सयाह और उन्होंने किया बड़े दिल का मुजाहरा, बड़ी हिम्मत करके वो गए और फिर इस जार को अलहदा कर दिया, इस भालू को फ्री कर दिया इस मुश्किल से। तो लोगों ने इनको बहुत अप्रिशिएट किया है कि भाई आप सयाहत के लिए आए थे, घूमने फिरने के लिए आए थे, लेकिन इतनी हिम्मत दिखाई कि भालू की मदद कर दी, बड़ी बात है। ये कहा लोगों ने आसपास के। ज़रा थोड़ा सा अब हम क्विकली आगे बढ़ते हैं। मैं अपने मौज़ूआत की तरफ जाऊं उस सबसे पहले मैं कुछ और दिलचस्प भी आपको बताना चाहती हूँ। दुनिया भर में यूँ तो करतब दिखाने के बहुत सारे माहिर हैं, लेकिन इनमें से बाज़ कारनामे होते हैं ऐसे कि देखने वाले देखते रह जाते हैं, हैरान रह जाते हैं। एक वीडियो है जी, क्या इसमें देखा जा सकता है? इसमें एक अमेरिकी शख्स है, इनको ही देख लीजिए। ये दोस्त के सर पर रखे तरबूज को तेज़ धार तलवार से काट रहे हैं। बड़ा ख़तरनाक है ये स्टंट करना। दोस्त महफूज, लेकिन वो फ्रूट नहीं। अमेरिका में एक शख्स ने अपने ही साथी के साथ में ये जो कुछ किया है ना, इसकी वीडियो भी बनी है और फिर उसके बाद में ये वायरल भी हुई है, लोगों को काफ़ी पसंद भी आई है। मैंने ऐसे कुछ गेम्स देखे हैं, लेकिन ऐसा मैंने ज़रा लाइफ में पहली बार देखा है। और ये फ्रूट निंजा जो है ना, मैं असल में आपके लिए ढूंढ कर लाई हूँ। तो ये वाकई मुश्किल था और ये रिकॉर्ड भी बच चुका है, ये भी मैं आपको बता दूँ। अब हम आते हैं अपने मौज़ूआत की तरफ। हम ये कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों को आपके सामने लाएं जो चट्टान जैसी मुश्किलात से टकरा जाते हैं और उस चट्टान को पारा पारा कर देते हैं। कैसे? अपने हौसले से, हिम्मत से, लगन से, मेहनत से। मेहनत की अजमत से कौन वाकिफ़ नहीं। हम आपको आज मिलवाएंगे एक ऐसी खातून से जिनमें है ये सारी की सारी खूबियाँ टूट टूट कर, कूट कूट कर मौजूद। कराची में ऑनलाइन टैक्सी चलाती हैं ये, घर को इसी तरह से चलाती हैं ये। हया फैसल, इन्होंने साबित कर दिखाया कि खातून मजबूत और बाहिम्मत हो तो ऐसी हो। टैक्सी चलाने की नौबत कैसे आई, थोड़े से प्रॉब्लम्स भी रहे इनकी लाइफ में, क्या रहे, हम इनकी सारी की सारी कहानी जानना चाहते हैं। तो अब हम उन्हीं से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा लग रहा है जी आपसे बात करके। ये मुझे आप बताएंगी, जब जब किसी खातून को घर से निकलना पड़े, उसके पास में थोड़े, पाकिस्तान में थोड़े ऑप्शंस होते हैं जिनकी तरफ वो जाती है बड़ी आसानी के साथ में। आप उन ऑप्शंस की तरफ नहीं गई, आपने कहा कि नहीं मैं कैब चलाऊंगी। तो आपको ड्राइविंग कब से आती है और अब जब आप ये कर रही हैं वो हालात क्या थे कि आपने ये डिसाइड किया? पहले वो बताएं, फिर मुझे ये सारे सवालों का जवाब भी दीजिएगा। ठीक है। अच्छा, मेरा ये स्टार्ट था कि मेरे बाबा जान ने मुझे, मेरे चाचा के ड्राइवर थे, उनके थ्रू गाड़ी चलाना सिखा दी।
तो मैंने गाड़ी चलाना स्टार्ट की। उस टाइम बस बच्चों को मॉल ले जाना और इस हद तक था बस। अच्छा, मतलब पता नहीं था कि मैं इसको एज अ प्रोफेशन कभी लूंगी। 4 साल में मुझे ऐसा कभी अंदाजा था ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हालात थे। फैमिली क्राइसिस आए, कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आए, तो फिर जो है मुझे मतलब मैं एज सच मेरी क्वालिफिकेशन भी इतनी नहीं थी कि मुझे बहुत अच्छी जॉब कहीं से मिल जाती। और बकौल इस पेंडेमिक में तो सब कह रहे थे कि हाँ जॉबलेस हुए हैं लोग, जिनकी जॉब थी वो भी खत्म हो रही है। ऐसे ही बस हुआ। मैंने बहुत ज्यादा मैंने सोचा इसके बारे में। तो मैंने एक दिन पोस्ट बनवा के ना अपने कजिन से अपलोड कर दी फेसबुक पे। मुझे इतना मैसिव रिस्पॉन्स आया कि मैंने फिर जो है ना कहा कि यार मैं इसको खुद गाड़ी चलाती हूँ। पहले मैंने रेंट पे दी हुई थी अपनी गाड़ी, तो कभी वो इंटीरियर सिंध ले जाते थे, कभी मतलब समझ में ही नहीं आता था कि क्या करूँ। इतना मतलब डिसहार्टेड थी मैं काफी ना। फिर मैंने सोचा तो कि मैं खुद चलाती हूँ गाड़ी, तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा रिस्पॉन्स रहा कि अभी मतलब दिन में 4, 5, 6 राइड्स में, कल भी रात को 11 बजे। और मेंटेनेंस भी कम आ रही है जी, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है रिस्पॉन्स। ये आपके टाइमिंग्स क्या रहते हैं ज्यादातर? कब निकलती है? कब वापसी होती है? मॉर्निंग में मैं जो है ना ज़ियाउद्दीन की डॉक्टर है, उनको पिक एंड ड्रॉप मतलब देती हूँ, शाम को उनको छोड़ती हूँ। उसके बाद मीन टाइम में मैं इसको एज अ टैक्सी चलाती हूँ। मतलब लोग बुक करते जाते हैं कि है आज हमने यहाँ जाना है वहाँ जाना है, ठीक है से मतलब पिक एंड ड्रॉप दोनों सर्विसेज ले लेते हैं। जैसे किसी भी सुपर स्टोर या कहीं पे भी जाना है तो कहते हैं यार आप हमारे लिए स्टे करेंगी तो मेरे कुछ चार्जेस होते हैं, मतलब वेटिंग चार्जेस मैं उनको बता देती हूँ जो उसमें फीजिबल होता है, तो वो फिर मेरे साथ जरूर मतलब मेरी सर्विस यूज। नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको देर हो जाए घर पहुँचते पहुँचते, तो अगर आप राइड ले रही हैं और उनको उनकी मंजिल पर, उनके डेस्टिनेशन पर ड्रॉप कर रही हैं, फिर आप वापस आ रही हैं, देर होती है तो किस कदर होती है? और क्या फिर उसके बाद में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है वापस जाके? बहुत प्रॉब्लम। अच्छा, मेरे अम्मी बाबा जान जो है ना मुझे 10-10 कॉल्स है, यार ठीक हो, है कोई उल्टे सीधे पैसेंजर्स तो नहीं मिल गए, बहुत इनको फिक्र रहती है ना। तो कल जो है, कल मेरी एक राइड थी मलीर कैंट की, तो जो है ना वहाँ मुझे 2 घंटे मतलब मेरा उम्मीद थी मुझे कि मैं 2 घंटे में फ्री हो जाऊंगी, लेकिन मैं 11:30 तक वहीं थी। और अम्मी बाबा जान की ऐसी हालत थी कि मतलब बार बार के हया तुम ठीक हो, मतलब उनको यही डर लगा रहता है कि असल में आपको पता है ना आजकल जो हालात हैं उस वजह से वो काफी ज्यादा जो है ना। पूछना चाह रही थी आपसे हया, क्योंकि अब आपको मुसाफिर को पिक करना है और फिर उसको ड्रॉप करना है, खुदा ना खास्ता कभी कोई परेशानी तो पेश नहीं आई? ऐसा तो नहीं होता कि आपने सोचा था कि भाई नॉर्मल से लोग होंगे और मैं आसानी से जो है ना वो इनको ड्रॉप करूंगी और मैं चली जाऊंगी अगली राइड की तरफ या घर की तरफ? कभी खुदा ना खास्ता कोई बुरा एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ? बहुत बुरे एक्सपीरियंस हुए, इतना टफ टाइम देते हैं लोग। मतलब यकीन करें अगर एसी की कूलिंग कम होती है ना तो वो भी टैक्सी ड्राइवर का कसूर है। मतलब कि तुम तो राइड में टैक्सी इसके पैसे लेती हो एसी के, तुम्हारा एसी तो काम ही नहीं करता। तो मैं कहती हूँ जरा से स्पीड पकड़ने दे, ये छोटी गाड़ी है 660 सीसी की, तो थोड़ी सी जब रोड पे निकलेगी तब आपको कूलिंग इंशाल्लाह, मतलब कहते हैं ना एक एक पैसा वसूल करना होता है लोगों को। नहीं हया, ये तो है, लेकिन हम लोग जो अब बात करते हैं एक दूसरे से, तो लोगों को ऐसा लगता है कि अगर खातून कोई काम कर रही है तो ज्यादा लोग अप्रिशिएट करने वाले होंगे, ज्यादा लोग अंडरस्टैंड करने वाले होंगे, लेकिन आपको तो टफ एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं। मुझे मैं बहुत ज्यादा डिसहार्टेड तो इस वजह से हुई हूँ कि मुझे टफ एक्सपीरियंसेस ज्यादा थे, लेकिन फिर जब मुझे बकअप करने, अब कल जो मेरे साथ ये हो कि जब मैं ना कल मैं ना कैंट में मतलब एनिमल्स वगैरह देखने लगी, मतलब मैं वेटिंग पे थी ना, तो एक आंटी मेरे पास आई, उन्होंने कहा मैंने आपको भी टीवी पे देखा था और कहने लगी आप मेरे साथ मेरे घर चलो और मैं आपको अपनी बच्चियों से मिलवाऊंगी। तो मैंने कहा वाह भाई मैं तो मशहूर हो गई। तो मुझे बड़ा ये बहुत अच्छा लगा मुझे, मतलब कि अब लोग मुझे पहचान रहे हैं। अच्छा एक्सपीरियंस तो देखिए जहाँ से मिले अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये बताइए ज्यादा तंग कौन करता है? हजरात करते हैं, खवातीन करती हैं? कभी कभी दोनों। हजरात तो बस उनको पता क्या होता है, अच्छा तो फिर बॉयज को राइड कौन देगा, मतलब इतनी फजूल बातें हैं कि मतलब मैं कहती हूँ यार क्या, फिर मैं ब्लॉक करती जाती हूँ, बस यही ऑप्शन रह जाता है मेरे पास। नॉर्मली लड़कियों के पास यही ऑप्शन रहता है, तो ब्लॉक हिम। तो ये बताइए फिर मोटिवेशन टूटती है, हौसला टूटता है? बहुत टूटता है। फिर मैं, मेरी बहनें और मेरे फ्रेंड्स मुझे कहते हैं भाई अभी इसी टाइम पे आपने हिम्मत करनी है, इस टाइम पे आप खड़ी हो गई तो ठीक है, वरना फिर आप जो है ना बहुत पीछे रह जाएंगे। और आपने सोचा हुआ क्या है? आप क्या जी मुझे ये बताएं कि फिर अब आपने आगे के लिए क्या सोचा है? देखिए कोविड ने बहुत सारे लोगों को बहुत परेशान किया,
मुझे ये बताइए कि आप की परेशानी इस सारे स्पेल में बढ़ी, कम हुई, मैनेज हुई, या आपने कहा कि जो चल रहा है जैसे भी चले, मैं तो जी के दिखाऊंगी, मैं तो आगे बढ़ के दिखाऊंगी? नहीं, मेरे लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं ना कि मुझे बहुत अच्छा कोविड की वजह से, मतलब मैं ये कुछ कैब सिस्टम्स जो है ना वो अभी आजकल बहुत डाउन चल रहे थे, मतलब 2 से ज्यादा पैसेंजर्स नहीं बिठा रहे थे। तो वो मुझे किसी ने कहा कि हम मास्क पहन के बैठ जाएंगे, प्लीज आप हमें ले जाएं, हमारी फैमिली बड़ी है तो हम क्या करें। तो मैंने कहा वाकई, मैंने कहा अच्छा आप लोग SOPs को फॉलो करें, मैं आप लोगों को लेके जाऊंगी। तो कल भी मैंने ज्यादा पैसेंजर्स बिठा लिए थे, मुझे था कि मेरे अम्मी बाबूजन भी कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग और ये सब मैं ख्याल बहुत रखती हूँ, लेकिन जब मैं ये कहती हूँ किसी की मजबूरी है, अब मैं क्या कर सकती हूँ, मतलब उनको राइड चाहिए तो फिर मैं मना नहीं करती, मैं ले जाती। अच्छा, मुझे एक बात बताएंगे, अभी हम ना लोगों के तल्ख रवैयों की बात कर रहे थे कि लोग तंग करते हैं, परेशान भी कर जाते हैं, तनकीद भी कर जाते हैं। मुझे ये बताइए, कभी क्या ऐसा हुआ आपको हैरेसमेंट का सामना हुआ और फिर ऐसी नौबत आई कि आप ये सोचे कि मुझे इसको कहीं ना कहीं तो रिपोर्ट करना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए मुझे इस बारे में? बहुत मुझे अक्सर होता है, लेकिन वो फिर मैं इग्नोर वाला जो है ना बस वही ऑप्शन रखती हूँ। अच्छा आप यकीन करें, एक आंटी ने मुझे कॉल किया, काफी रूडली मुझसे बात कर रही थी ना, तो ना फिर जब मैं उनके पास गई ना तो मतलब हम लोग इतने जजमेंटल हैं कि जब उन्होंने मुझे देखा ना कि हिजाब वाला हुलिया और ये, तो वाकई मजबूरी से काम कर रही हूँ, मैं तो समझ रही थी कोई बड़ी ऐसी औरत होगी। तो फिर उन्होंने मुझे जितना मतलब 1000 रुपीज उनका बना, जाते जाते वो मुझे 1500 रुपीज देके गई कि मुझे तुमसे बात करना बहुत अच्छा लगा। तो मैंने उनको जाते हुए अभी भी किसी को जज नहीं करना चाहिए, मतलब हुलिये से क्या होता है, इंसान का किरदार सबसे मेन चीज होती है। अच्छा मुझे ये बताइए कि हिजाब में देखा तो भरोसा किया, हिजाब में देखा तो भरोसा नहीं किया, ज्यादातर किस बिहेवियर का सामना करना पड़ता है? मतलब मुझे लगता है कि मुझे बहुत सपोर्ट मिलती है कि मैं ये अबाया वगैरह करती थी, वरना लोग मुझे और बुरे, वैसे तो सब कहते हैं ना टैक्सी वाली है, अब ये वाला लेवल ना मेरे साथ लग गया है। शुरू में मुझे बहुत मेरे डिसहार्टेड होती थी कि यार मैं ऐसी फैमिली से तो नहीं हूँ, मैं टैक्सी, मतलब एक होता है ना, कोई भी काम छोटा नहीं होता यकीन करें, लेकिन मुझे एक अजीब सा लगता था कि यार मेरे बच्चे बड़े होंगे तो उनको कैसे लगेगा कि ना हमारी मम्मा टैक्सी चलाती हैं, मम्मा मेहनत करती हैं। बिल्कुल, अब मुझे अच्छा लगता है, अब जैसे लोग मुझे इसी तरीके से आपकी कैब सर्विस है, अब मुझसे लोग ऐसे पूछते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि तो, जी मैं ऐसे ऑल ओवर कराची। दरिया अगर इस तरफ को जा रहा है राइट की तरफ, तो मम्मा लेफ्ट की तरफ जा रही है, जो ज्यादा मुश्किल है। मम्मा की सेंट अपनी और बहुत अच्छी है। बताए मुझे, बच्चे किन क्लासों में पढ़ते हैं, कितने बच्चे घर पे, कौन कौन है? 4 बच्चे, और जो आयशा फैसल है वो क्लास 5 में है, मूसा अभी 2 में आए हैं, हंजला जो है वो KG में, और मानम जो है वो मॉन्ट में। और मम्मा जैसा किसको बनना है इनमें से? अच्छा मैं तो कहती हूँ कोई भी मेरे जैसा ना बने भाई, पढ़ लिख जाए। मैं, मेरी तो बहुत ख्वाहिश है, क्योंकि मेरी 17 इयर्स में शादी हो गई थी, अब आई एम 30 इयर्स ओल्ड, तो बस मैं ये कहती हूँ नहीं भाई, मैं बच्चों को पढ़ाना है बहुत ज्यादा। अच्छा, एक तो ये कि तालीम होनी चाहिए, दूसरा ये कि हुनर होना चाहिए। दो में से कोई, दोनों हो तो अच्छा है, और दो में से कोई एक चीज हो तो फिर हया फैसल बन सकते हैं। इंशाल्लाह। मैं कहती हूँ तालीम सबसे मेन चीज है, मतलब मुझे अभी भी सब कहते हैं प्राइवेट पेपर दो, आगे पढ़ो, तुम्हारे लिए बहुत स्कोप है, लेकिन मैं कहती हूँ यार अब मुझे लगता है मैं नहीं पढ़ सकती। अब तो जो लोग पढ़ रहे हैं उनको चाहिए कि वो मुझसे सीखें, है ना? ये मुझे अपने भी तो बस सिर्फ पता है क्या, आपको एक शेर सुनाना चाहूंगी जो मैं अपने लिए अक्सर कहती हूँ। फिर यूं हुआ कि सब्र की उंगली पकड़ के हम, फिर यूं हुआ कि सब्र की उंगली पकड़ के हम, इतना चले कि रास्ते हैरान रह गए। रास्ते हैरान रह गए। मैं तो पहले ही कह रही थी हया ने अपना रास्ता खुद बनाया है, तो आपने वाकई लोगों को हैरान किया है। प्लीज मैं ना इससे पहले कि आपका शुक्रिया अदा करूं, एक तो ये कि मुझे ये कह लेने दीजिए, हया यू आर अमेजिंग, जबरदस्त है आप, बहुत अच्छी हैं आप। अब मुझे बताइए कि इस वक्त एक खातून जो माली तौर पर परेशान है, वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती है, तो वो घर बैठ के सोचे नहीं, वो वाकई निकले। आपको ड्राइविंग आती थी, आपने बेहतरीन डिसीजन लिया, और देखिए ना हम और आप बातें कर रहे हैं, और हम बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। मुझे प्लीज़ परेशान खातून के लिए आपकी तरफ से एक मैसेज चाहिए। वैसे तो बात तो कर ही दी आपने, मुकम्मल काम ऐसा किया, प्लीज़ मुझे एक पैगाम दीजिए इसी बारे में। बस मैं यही कहना चाहूँगी, हिम्मत नहीं हारनी आपने, मतलब बहुत मुश्किल मेरे पास भी सिचुएशन आई, मतलब मेरी बहुत ज्यादा, मैं आपको बता ही नहीं सकती जो चीजें मैंने फेस की। मुझे लगता था मैं डिप्रेशन की मरीजा हूँ,
फिर मैंने कहा नहीं यार, बस अल्लाह ताला ने मुझे जिंदा रखा है, इसीलिए अपने बच्चों के लिए, और जिनके बच्चे नहीं है और वैसे परेशान है, उस अपनी फैमिली को सपोर्ट सिस्टम समझे। मतलब मेरे पेरेंट्स और सब मेरे लिए ऐसे खड़े हुए हैं, मेरे फ्रेंड्स, तो इसीलिए कि मैं उनको हर चीज अपनी बातें शेयर करती हूँ उनसे, और मैं यही कहती हूँ कि अपनी फैमिली को सपोर्ट सिस्टम। एक बात बताएंगी मुझे, पहले ये रहा कि आपको ज्यादा सपोर्ट चाहिए होती थी, और क्या अब ऐसा है कि आप लोगों को ज्यादा सपोर्ट करती हैं? अब फ्रेंड्स के फोन आते हैं तो आप ज्यादा सपोर्ट कर रही होती है उनको, आप कह रही होती है ओके ओके तसल्ली रखो। हाँ, मैं बिल्कुल यही कहती हूँ। मैंने कहा भाई मैं अब थोड़े दिन में तुम लोग की काउंसलिंग करूंगी, इसके चार्जेस अलग होंगे। इसके चार्जेस अलग होंगे। हया, आई विल कॉल यू। बस डन हो गया। थैंक यू सो वेरी मच, यू आर सो स्वीट। अल्लाह सुब्हानो व तआला करम करें। आप उम्मीद की उंगली पकड़कर चलिए, आप तो खुद उम्मीद का एक चेहरा है। बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ ही इस बारे में बात कर रही थी। अच्छा देखिए, अपने हालात को देखना, उन्हें एक्सेप्ट करना, उनको पसंद करना और उनके साथ जीना, लोगों को बताना कि हम जैसे हैं हम बहुत अच्छे हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम इसी की कई शक्लें देखते हैं कि लोगों को इत्मीनान अपने आप से नहीं दूसरों से चाहिए। बिल्कुल सामने आपके मिसाल है जी इसकी। मुझे अपनी रंगत नहीं चाहिए, मुझे किसी और के जैसी रंगत चाहिए, मुझे कोई और रंग चाहिए, मुझे गोरे होना है। तो ये क्या सोच है, और हमारे अंदर ही क्यों है? वैसे तो सारी दुनिया में कहीं ना कहीं इसी सबका सामना है, लेकिन हमारा झुकाव इस तरफ बहुत ज़्यादा है। हमको सब कुछ जो है ना वो बिल्कुल एक ऐसे ही चाहिए कि जैसे फिल्टर लगी हुई हमारे सामने सेल्फी आ जाए, वेल्फी आ जाए, कोई मूवी आ जाए। सब कुछ ऐसा क्यों चाहिए? सब कुछ इतना कॉस्मेटिक क्यों चाहिए? वाई नॉट? हम हैप्पी क्यों नहीं अपने आप से? और अगर किसी की ख्वाहिश है कि उसकी स्किन अच्छी हो, तो फिर इसके लिए उसको फेयरनेस क्रीम्स एंड इंजेक्शंस और पता नहीं क्या क्या, इस सब की तरफ नहीं जाना चाहिए। मैं इस रुझान के ऊपर भी बात करूंगी, इस मसले के ऊपर भी बात करूंगी, बड़े अच्छे से नेचर के करीब सॉल्यूशंस की तरफ भी जाऊंगी। हमारा साथ देंगी अब डॉक्टर बिल्किस। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक, आप बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आप अब से कुछ लम्हों पहले जो हमारी मेहमान थी हया फैसल, उनकी गुफ्तगू सुन रही थी? जी बिल्कुल सुन रही थी, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इतनी बाहिम्मत खातून है, और बिल्कुल वो सही कह रही है कि हिम्मत नहीं हारना चाहिए, रास्ते बनाना चाहिए। रास्ते बनाने चाहिए। मुझे था अंदाज़ा कि आपने इस पे बात ज़रूर करना चाहेंगी। अब मुझे ज़रा ये बताइए कि ये जो कुछ अल्लाह ने दिया, जो कुछ मुझे मिला है वो अल्लाह की नेमत है। ये बात मेरी अक्ल में क्यों नहीं आ रही है? एक आम इंसान की अक्ल में ये बात क्यों नहीं बैठती? गोरा बनना है, इसका इस कदर रुझान क्यों कर? और फिर उसके बाद में गंदमी रंगत का, या अगर आप सांवले हैं तो ये तो हुस्न की अलामत है, ये हमें क्यों नहीं समझ में आता? देखिए ये माशरती बुराई है, ठीक है, और ये हैमर किया गया है। आप देखिए हमारे इश्तिहारात हैं, उसमें लड़की का पहले दिखाते शादी नहीं हो रही है, लड़की गोरी हो गई, शादी हो गई। तो ये हमारे जहनों पे आहिस्ता 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 बिठा दिया गया है। तो इसकी वजह से जो है, और वैसे कुछ लोगों की, और कुछ हमारे गाने ऐसे हैं जो रंगत पे गाने बने, वो इतने मशहूर हुए। सारी चीजें, ये सारी हैमर होता है ना, हैमर कहते हैं उसको, कि बार बार आप नॉक करें। सांवली रंगत पे भी बना, वो भी मशहूर हुआ, मगर हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें वही गोरी रंगत वाला गाना अच्छा लगता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमें गोरी रंगत वाला गाना अच्छा लगता है। ये माशरती बुराई है। जब हम कोई चीज लेते हैं ना, तो हमें देखना चाहिए कि हम खुद कैसे हैं। एग्जैक्टली। मिसाल के तौर पर अगर हम रिश्ता लेने जाते हैं तो हमारी रंगत कैसी है, ठीक है, हमारे बेटे की रंगत कैसी है। अगर सारी माएँ ये सोच लेना कि रंगों से कुछ नहीं होता, असल चीज सीरत है, तो फिर ये सारी जो ये एकदम जो रुझान, ये जो क्रेज है, ये कदरे कम हो सकता है। मैं ये कहती हूँ कि 85% कम हो सकता है। और ये जो कोशिश होती है लोगों की कि वो मुख्तलिफ फेयरनेस प्रोडक्ट्स जो है ना, गोरा करने वाली प्रोडक्ट्स हैं, उनको यूज़ करें। मार्केट में बहुत कुछ अवेलेबल है जो स्किन को नुकसान देता है। तो पहले मुझे ये बताइए कि ये किस कदर नुकसानदेह है? ये किस कदर नहीं, ये बहुत नुकसानदेह। इसमें जो केमिकल्स यूज होते हैं, जो फेशियल लेयर को नेचुरली आपकी, मतलब देखिए हमारी स्किन ब्रीथ करती है, सांस लेती है। क्या
थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है आपकी आवाज़ में। मैं कोशिश करूंगी कि इसी बारे में बात करें। 2 सवाल है आज। एक तो ये कि जो ये रंग गोरा करने वाले प्रोडक्ट्स हैं, इनका नुकसान किस कदर है, क्या क्या है। दूसरे ये कि फिर इन्हीं, अगर आपको वाकई शौक़ है कि आप थोड़ा अपना रंग बेहतर कर लें, या आपका ये प्रॉब्लम है कि आप धूप में गए थे और टैनिंग हो गई है तो उसको दूर करना चाहें, तो फिर इसके लिए कुछ ना कुछ तो नेचर ने भी दे रखा है। तो ये 2-3 मामलात ऐसे हैं कि जिसके ऊपर डॉक्टर बिल्किस हमें बहुत अच्छा ब्रीफ कर सकती हैं, हमारी हेल्प कर सकती हैं। तो ये हेल्प लेने के लिए हमने जो है ना उनको ज़हमत दी, दावत दी। तो नुकसानात क्या क्या, अगर वो नुकसानात हो गए तो फिर क्या कर सकते हैं, और अगर आप इस किस्म के ऑल्टरनेट से ख़ुद को बचाना चाह रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं। आपके कैबिनेट्स में, आपके किचन में, आपके फ्रिज में, और वो जो मार्केट्स, आपके छोटी छोटी दुकानें अवेलेबल हैं आपके आसपास हैं, वहाँ से आप क्या क्या कुछ परचेज़ कर सकते हैं, थोड़ा सस्ते दामों में सहूलत के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर बिल्किस, अगर मेरी आवाज़ आपको आ रही है तो प्लीज़ पहले ज़रा हमारे देखने वालों को बताइए कि ये जो रंग गोरा करने वाले प्रोडक्ट्स हैं, इसके नुकसानात आखिर हो क्या क्या सकते हैं, डैमेज हो क्या क्या सकता है। लास्ट में बता देती हूँ, इससे स्किन कैंसर तक हो सकता है। आप इसके, ये एक ऐसा नशा है, अगर आपने इसको चख लिया तो आपको ताहयात इसको लेना ही पड़ेगा। आप अगर जैसे ही इसको स्किन के लिए आप छोड़ते हैं, उसके बाद आपकी स्किन वर्स से वर्स होती चली जाती है। आपकी स्किन पहले तो चले अल्लाह गफूर रहीम ने जैसी आपको स्किन दी वैसी है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, आप मोहताज हो जाते हैं, आप इसको छोड़ नहीं सकते। ये वो नशा है कि क्योंकि आपको दिखना होता है। मेरे पास बहुत सारी खवातीन आती है, वो ये कहती है कि हम मजबूर हैं, हमें पता है हमारी स्किन जलती है, हमें पता है कि हम चूल्हे के पास नहीं जा सकते, हमें पता है हम धूप बर्दाश्त नहीं कर सकते, मगर अगर हम इसको नहीं लगाते हैं तो हमारी स्किन फटने लगती है, और लास्ट ऐसा होता है कि स्किन कैंसर तक हो सकता है। बहुत डैमेजिंग है। अब मुझे ये बताइए, अगर खुदा ना खास्ता किसी को वाकई ये डैमेज हो गया, जिनका आप भी तस्करा कर रही हैं, कुछ उन लोगों के लिए बताइए कि फिर इसको वो छोड़े कैसे, और फिर उस डैमेज को दूर करे कैसे। सबसे पहले देखें, स्किन जो है वो ठीक होगी 1-1.5 साल में, ये याद रखें। 1-1.5 साल उनको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करके आपने नेचर से कुछ लेना है तो बनाना बहुत अच्छा है। जैसे केले को मैश करके आप रोजाना लगाने रखें, रोजाना रात को लगाकर सोएं। और कोई भी ब्लीचिंग एजेंट, इवन के नेचर से भी आप ब्लीच नहीं लेंगे। जैसे पोटैटो पील यानी कि आलू जो है उसमें ब्लीच होता है, वो नहीं लेंगे। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं लगाएंगे। अगर आप जैसे आप ऐसे करेंगे जैसे आपकी बेबी स्किन है, उसको ग्रो करना है, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने ब्लीचिंग एजेंट हर तौर पे छोड़ देंगे तो आहिस्ता 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 आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी। और इस दरमियान कॉस्मेटिक्स भी छोड़नी पड़ेंगी, मेकअप भी छोड़ना पड़ेगा। अच्छा देखिए, आप नेचुरल मेकअप जो है आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप उसका सोर्स देखिए कैसा है। अगर आपको बहुत ज्यादा कहीं जाना आना है, आपने मेकअप किया, आके फौरन उसको रिमूव कर दें। शहद का इस्तेमाल करें, शहद भी बहुत अच्छा होता है। शहद को पानी में घोलकर पूरे चेहरे पे लगा लें तो, और कोकोनट ऑयल लगाएं, पीनट ऑयल लगाएं, प्रोटीन है तो आपकी स्किन को जो है सही करने में आपकी मदद कर सकता है। और ये जो टैनिंग है, या वाकई किसी को ये केमिकल्स से बचना भी है और थोड़ा सा अपनी रंगत को निखारना भी है, वो क्या करे? घर में बेसन है ना, बेसन नेचुरल वो है। अच्छा, मूंग की दाल है, वो आपका नेचुरल सोप है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको बेसन, बाज लोगों को बेसन सूट नहीं करता तो आप जो है मूंग की दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे आप अपनी स्किन को बेहतर कर सकते हैं। ओके, और मुझे थोड़ा सा जल्दी से बताएंगे आप, ये जो फिलर्स होते हैं इसको भी बार बार यूज करें अगर, तो वो भी प्रॉब्लम लेकर आता है या नहीं? अच्छा देखिए, फिलर ऐसा है जैसे आपने तकिया इस्तेमाल किया, आपका तकिया बैठ गया, ठीक है, आपने उसमें नई रुई डालने की कोशिश की। अब अगर रुई आपने सही नहीं भरी है तो क्या होगा? गिलाफ का क्या होगा? गिलाफ फटने लगेगा ना, सही है ना। तो ये हमारी स्किन, हमारी जल्द जो है हमारा गिलाफ है। अगर इसमें हम फिलर्स और इस तरह के अननेचुरल चीजें करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी साख्त बदल जाती है। आपने देखा होगा इतनी कुछ चेहरे ऐसे होते हैं वो रो रहे होते हैं, आपको नहीं पता चल रहा होता है वो रो रहे हैं, वो हंस रहे होते हैं, आपको नहीं पता चल रहा, एक्सप्रेशन खत्म हो जाते हैं। और वो जो
अगर नेचुरल फिलर्स नहीं है, HA उनका नेचुरल सोर्स नहीं है और आर्टिफिशियल सोर्स है, वो भी तो ड्रेन हो रहा है ना, वो आपकी बॉडी में आस्ते आस्ते ड्रेन आउट होगा, तो वो भी आपको आगे जाके बीमारियां दे सकते हैं। बहुत कीनली देखना पड़ता है सबको। बहुत सिंपल से एग्जांपल्स के साथ में आपने बहुत कुछ हमें बता दिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बिल्किस, आप हमारे साथ थी। अब हम आते हैं एक सेहत के मामले की तरफ। कॉन्शियस होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब आप जाते हैं किसी डॉक्टर के पास में तो फिर आप इस भरोसे के साथ में जाते हैं, हॉस्पिटल इस भरोसे के साथ में जाते हैं कि यहाँ तो हमको शिफा मिलेगी। आप एक एक चीज़ को खंगाल नहीं रहे होते, बहुत ज़्यादा आप चेक नहीं कर रहे होते। ये एक बात है। मैं आपके सामने एक मामला कुछ ऐसा ही रख रही हूँ कि लोग बहुत उम्मीद के साथ गए थे कि शिफा मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्हें रोग मिला, मसला मिला सारी ज़िंदगी का। और सवाल ये पैदा हुआ कि क्या कोई भी इंजेक्शन ऐसा हो सकता है कि किसी की बीनाई चली जाए? क्या गलत इंजेक्शंस उम्र भर का रोग दे सकते हैं? हम इसी सारे मामले की तफसील आपके सामने रख रहे हैं। एबटाबाद के एक अस्पताल में मुबैना तौर पर गलत इंजेक्शन लगा और 9 मरीज़ बीनाई से महरूम हो गए। ये जो 9 लोग मुतासरीन है ना, इनमें साबिक फुटबॉलर भी शामिल है, अफसर हुसैन ये भी शामिल है। हॉस्पिटल की जानिब से इस मामले की तहकीकात के लिए एक कमेटी बनाई गई है, 4 रुकनी कमेटी है जनाब ये। तो मज़ीद इसी सिलसिले में अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदे आतिफ क़य्यूम, फिर हम इसी के ऊपर बात करेंगे। जी बिल्कुल, 17 जुलाई को जो है अय्यूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जो है 9 मरीज़ आए थे जिनको शुगर और हाई ब्लड प्रेशर के बायस उनकी आंखों की जो शरेयानें थी उनमें जो है रेडनेस ज़्यादा हो गई थी और उसके बायस उनकी बहनाई जो है वो कम होने लगी थी। इसके ऊपर इनको एक इंजेक्शन है एवेस्टन, वो लगाया गया था। इन 9 मरीज़ों में जो है 6 मर्द थे, 3 जो है वो ख़वातीन थी। इंजेक्शन लगाने के बाद इनको घर जो है वो भेज दिया गया था। उसके बाद दूसरे रोज़ वो शिकायत के साथ जो है अस्पताल में आए कि उनकी जो बहनाई है वो कम होती जा रही है, जिसके ऊपर अय्यूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जो है इन मरीज़ों को दाखिल कर लिया गया था और उसके बाद जो है उनके टेस्ट वगैरह जो है वो शुरू किए गए थे। इस वाक़े के ऊपर जो है अय्यूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स जो के MD हैं उन्होंने एक 4 रुकनी जो है तहकीकाती कमेटी भी बनाई है कि वो इस चीज़ को चेक करेगी कि तहकीकात करेगी कि इस इंजेक्शन के बायस जो है या कोई और ऐसी चीज़ हुई है जिसके बायस इन मरीज़ों को जो है इस मुश्किलात का जो है वो सामना हुआ है। अभी इस तहकीकाती कमेटी ने जो है अपनी तहकीकात जो है वो शुरू की हुई हैं। जो MD हैं अय्यूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स, उनसे भी हमारी बात हुई थी तो उनका ये कहना है कि चंद रोज़ में जो है ये तहकीकाती जो है वो सामने आ जाएंगी। जो इंजेक्शन है एवेस्टन जो है इसको भी लेबॉर्ट्री भेज दिया गया है ताकि इसका भी टेस्ट किया जा सके कि इसमें तो कोई मसला नहीं था। इस वक्त ये 9 जो मरीज़ हैं इनको अय्यूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स से जो है गुज़श्ता रोज़ जो है हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स जो पेशावर है वहाँ पर रेफर किया गया है ताकि वहाँ पर उनके जो मजीद जो है टेस्ट किए जा सके, क्योंकि जो आंखों के एक्सपर्ट हैं इस चीज़ के वो पेशावर की जो 2 हॉस्पिटल्स हैं उनमें हैं और इस वक्त मरीज़ों का वहाँ पे इलाज जो है वो जारी है। आतिफ क़य्यूम हमें अपडेट कर रहे थे इस अहम मामले के ऊपर। तो वही बात है आ जाके कि कोई अपने मरज़ के लिए आया और फिर उसके बाद में उसके साथ हुआ क्या, शिफा नहीं मिली, सारी ज़िंदगी के लिए रोग मिला। एक इंजेक्शन लगाने की नौबत आई, गलत इंजेक्शन कह सकें अगर हम इसको, ये भी देखना पड़ेगा क्या इनको इस इंजेक्शन की ज़रूरत थी भी कि नहीं, और अगर ये इंजेक्शन की इनको ज़रूरत नहीं थी और लगाया गया तो ये वाकई गलत इंजेक्शन है। अगर इनको ये इंजेक्शन ज़रूरी था लगाना और फिर भी ये प्रॉब्लम है तो फिर इसके मामले में थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये नौबत क्यों आई, आखिर इतनी तबीयत इनकी क्यों ख़राब हुई, ऐसा क्या हुआ था। फिर अब आगे क्या होगा, क्या हॉस्पिटल 4 रुकनी कमेटी बना दे, बात यहीं पर तमाम हो जाती है। ये जो डैमेज है इसके बारे में कौन सोचेगा, क्या किया जाएगा। तो हमने कोशिश की कि जो लोग इससे मुतासिर हुए हैं उनसे ही बात कर सकें। ऐसे ही एक मौसूफ हमारे साथ हैं, ऐसी एक शख्सियत हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? प्लीज़ मुझे बताएंगे आप हॉस्पिटल क्यों आए थे, क्यों ये ज़रूरत पेश आई थी, फिर डॉक्टर्स ने क्यों तजवीज़ किया था आपको ये इंजेक्शन? ये तकरीबन 11 बजे सुबह के टाइम पे इंजेक्शन लगा था, जिसकी वजह से फिर आगे वो लगा दिया गया था, वो रुई लगा दी गई थी। तो उन्होंने कहा था ये 3 घंटे बाद आपने इसको उतार देना। जब मैंने 3 घंटे बाद तो नहीं उतारा, 5 घंटे मैंने जो है इंतज़ार किया। शाम के टाइम पे जब मैंने उतारा तो मैंने ख़बर सुनने के लिए टीवी मैंने देखा तो धुंधला नज़र आ रहा था। तो मैंने कहा चले हो सकता है ये इंजेक्शन की वजह से हुआ हो या शायद उसकी मेडिसिन की वजह से हुआ हो। मैं जल्दी सो गया और रात को मैं उठा हूँ, मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था पेशाब के लिए। तो सुबह जब 8 बजे मैं उठा हूँ तो मुझे तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था। मैंने छोटे भाई को कहा कि यार मुझे तो नज़र ही नहीं आ रहा।
मैंने कहा आप जाएं फ़ौरन जो है ना उनको बताएं कि यार ये मसला है। जब कम्प्लेक्स अस्पताल में दोबारा पहुंचे तो वहाँ बाकी जो मेरे साथ थे, मेरे कोलीग्स थे जिनको मेरे साथ इंजेक्शन लगे हैं, वो भी सारे उधर बैठे हुए थे, तकरीबन सारे वैसे। मैंने कहा जी हमारे साथ भी यही मसला है। तो जो जिन्होंने इंजेक्शन लगाया था उन्होंने कहा जी आप फ़ौरन आप अपने भाई को लेके आएँ। तो मैं फ़ौरन जो है ना तकरीबन 10-15 मिनट, मेरे घर करीब ही है अस्पताल के, 15 मिनट लगे होंगे जब मैं आया हूँ ओडी में। तो फिर दोबारा उन्होंने इंजेक्शन तजवीज़ किए हैं कि जी आपको तो इन्फेक्शन हो गई है, और जो है आंखें मेरी इतनी हो गई थी, बिल्कुल जो है ना मुंह से आंखें बड़ी हो गई थी, नज़र ही कुछ नहीं आ रहा था, इतनी ज़्यादा। ये थोड़ा सा प्लीज़ थोड़ा सा क्लियर कीजिए इस बात को। इंजेक्शन लगने के वक्त के बाद से ही आपकी बीनाई जाने लगी थी, फिर डॉक्टर ने कहा क्या? ये 25 अप्रैल की बात, 25 फरवरी की बात है कि मेरी शुगर का मसला था, इसकी वजह से मुझे नज़र कम आ रहा था। तो मैं डॉक्टर के पास आया हूँ कम्प्लेक्स में, उन्होंने मुझे कहा था कि आपको 3 इंजेक्शन लगेंगे, तो फिर आपके ये जो है पर्दे के पीछे खून जमा है ये हट जाएगा, ये सफाई हो जाएगी। तो वो 25 फरवरी को पहला इंजेक्शन लगा था, जिसके बाद तकरीबन 75% में ठीक हो गया था। सही। उसके बाद लॉकडाउन शुरू हो गया, ओटीज़ बंद हो गई थी, हॉस्पिटल बंद हो गए थे। तो फिर 25 मार्च का दिन था जो दूसरा टीके वाला दिन था। तो उसके बाद सब कुछ बंद हो गया था। फिर उन्होंने कहा जी आप इंतज़ार करें, जब ओटीज़ खुलेंगी तो फिर आपको जो है ना कॉल कर दी जाएगी। सर बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे, इस बारे में आप हमें बता रहे थे। ये बीनाई गई, ये कितना बड़ा मसला है, ये कितने अफसोसनाक सिचुएशन है, और अब आगे होगा क्या, सवाल यही है। मैं चाह रही थी कि इसी सब के ऊपर आज हम बात कर लेते। देखिए उन 9 अफराद में से ये एक थे, बाकी जो 8 अफराद हैं उनके बारे में सोचिए कि उनकी सिचुएशन क्या होगी, उनका ताल्लुक़ किन उम्रों से रहा होगा, उनके लिए अब कितना मुश्किल हो जाएगा। अगर पहले ही किसी को जैसे वो देख भी सकते हैं आप कि उनकी राइट आई में एक पेशेंट दिखाई दे रहे हैं, उनकी राइट आई में प्रॉब्लम है, अगर लेफ़्ट आई उनका पहले ही विज़न अच्छा नहीं है और राइट का विज़न बिल्कुल ही मुतासर हो गया, चला गया, बीनाई चली गई, तो एक शख्स गया तो था 2 आँखों के साथ और शिफा हासिल करने गया था, और फिर उसके बाद में जब वो लौटा है तो वो एक आँख के साथ लौटा है। उसके लिए ज़िंदगी मुश्किल बना दी, उसकी फ़ैमिली के लिए मामलात मुश्किल बना दिए। ये बुज़ुर्ग हैं, ये यहाँ आने से पहले अपने सारे काम खुद अंजाम देते होंगे, सारे के सारे काम खुद करते होंगे, नमाज के लिए उठते होंगे, ये जाते होंगे, वज़ू खुद करते होंगे, खाना अपने लिए कभी खुद लेके खा लेते होंगे, लेकिन अब ये काम बहुत आसानी के साथ नहीं कर पाएंगे। ये इस स्टेट तक पहुँचे कैसे हैं, मैं ये सारे का सारा मामला अब रखना चाहूँगी। बिलाल कुतुब साहब हमको ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, मैं मामला आपके सामने दोहरा देती हूँ। एबटाबाद के एक हॉस्पिटल का ये किस्सा है। 9 लोग जाते हैं अपने मसाइल लेकर, अपनी बीमारी लेकर, और सारी ज़िंदगी का रोग लेकर आते हैं। उन्हें एक ऐसा इंजेक्शन दे दिया जाता है कि जिसके बाद उनकी बीनाई सारी ज़िंदगी के लिए चली गई। एक की राइट आई सारी ज़िंदगी को गई, दूसरे की लेफ़्ट आई सारी ज़िंदगी को गई। बिलाल भाई, अब अगर हॉस्पिटल, अब अगर डॉक्टर्स मिलकर कमेटी बना देते हैं 4 रुकनी, तो भी क्या कर पाएंगे? ये तो इन्होंने अपना काम पहले दर्जे में ही ठीक किया कि नहीं किया, पहले आप मुझे इसके ऊपर अपना कमेंट दीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बात, इस पे कोई डिनाइल नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में जाली अद्वियात बनती हैं, और हम शायद दुनिया के चंद ममालिक में से हैं जहां जाली अद्वियात बनती है। इस बात पे भी कोई डिनाइल नहीं है कि हमारे यहाँ हॉस्पिटलों में एक्सपायरी डेट की मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं, इस पे भी कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन ये जो 9 का केस है कि ये इंजेक्शन लगने से अंधे हो गए, मेरे ख्याल में अभी तक मेडिकल हिस्ट्री में अगर ये बात सही है तो ये हमने मेडिकल हिस्ट्री को क्रिएट किया है, क्योंकि एलर्जी इंजेक्शन से हो सकती है, रिएक्शन हो सकता है, हमारे यहाँ टेस्टिंग कम है, लेकिन ब्लाइंडनेस होना और एक आंख में होना ये इंतहाई अगर सही है तो बहुत रेयर केस है। और अगर ये रेयर केस सच है तो यकीन करें पाकिस्तान की मेडिसिन जो है ये एक तारीख को कायम करेगी, और आइंदा ये चीजें जो हैं ये मेडिकल के अंदर पढ़ाई जाएंगी, क्योंकि ये रिकॉर्डेड मेडिकल हिस्ट्री के अंदर बात अभी तक मैंने पढ़ी नहीं है। अच्छा, मैंने बावजूद इसका इंजेक्शन का नाम भी नहीं लिया कि कंफ्यूजन इससे बढ़ेंगे ही कम नहीं होंगे। बिलाल भाई, अब देखिए बात तो डैमेज के ऊपर आ जाती है, ठीक है, एक केस आ गया,
एक हिस्ट्री आ गई और अगर उसको देखेंगे तो गलतियों की तरफ दोबारा नहीं जाएंगे। लेकिन अब होगा क्या, इन्होंने 9 लोगों को डैमेज किया है, तो अब कमेटी से बात आगे जानी चाहिए, अब तहकीकात से बात आगे जानी चाहिए, इस डैमेज कंट्रोल के ऊपर जानी चाहिए। आपको क्या लगता है? जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन देखिए 70 से ज्यादा साल हो गए इस मुल्क में कमेटियां तो अदालतें भी बनाती हैं, कमेटियां जो हैं वो हमारे पार्लियामेंट के लोग भी बनाते हैं, लेकिन कभी किसी कमेटी से ना कभी खैर की खबर आई है ना इंसाफ की खबर आई है। इसी तजर्बे को सामने रखें, यहाँ से भी ना खैर की खबर आनी है ना इंसाफ की खबर आनी है। सूरत हाल यह है कि मेरे ख्याल में हाकिमों को एक बात, मैं मसीहों की बात नहीं कर रहा, हाकिमों को एक बात समझनी चाहिए कि उनके दौर में जितनी नाजायज मौतें होती हैं, कयामत के रोज सबसे पहला हिसाब इनका गिरबान पकड़ के ये लोग करेंगे। और अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे देख लें कि कोई भी पेशरफ्त बड़ी अहम हो सकती है आगे के लिए, अगर हमने एक कदम बिलाल भाई कल नहीं उठाया था तो एक कदम हम आज उठा लें, उसका तो फायदा ही होगा। लोग जो हैं वो अपने हादसात से समझते हैं, कौमें अपनी हादसात से समझती हैं। अगर मैं इस बात को बहुत लिबर्टी दूं और ये समझूं कि ये जहालत नहीं एक हादसा है, तो फिर भी हमें इससे सीखना चाहिए। कमेटियां अगर बनाकर हमने इन लोगों से माजरत कर लेनी है और कॉम्पनसेशन ना करने के बाद हमने सीखना भी नहीं है और आइंदा इस गलती को ना होने के लिए हमने कोई दलील पैदा करनी है, तो मेरे ख्याल में फिर अल्लाह के हवाले है। और एक बिल्कुल आपका एक मुझे मुख्तसर कमेंट इसके ऊपर भी चाहिए। अब जब डॉक्टर पेशेंट हॉस्पिटलाइज है तब भी वो पर्चा लिख के, नुस्खा लिख के देता है, तो उसको फिर भी गौर से देखें। भले आपका पेशेंट किसी भी स्टेज में, पहले आप उसको पढ़ें, रिसर्च करें, ऐसे ही उनके कहे पर दवा ना लेकर आ जाएं। ये तो अब ऐसे ही लगता है मुझे। देखिए, सबसे मरीज की जो जिम्मेदारी है ना वो 2 है। एक तो वो ये देखिए कि वो डॉक्टर वाकई डॉक्टर है, पहली बात तो ये। हमारे यहाँ तो एक रिवाज है, बहुत से ऐसे लोग डॉक्टर हैं जिनके पास शायद मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता। दूसरी बात ये कि मेडिसिन के ऊपर आपको कंपनी और एक्सपायरी डेट देखना चाहिए, चाहे वो गोली हो पैनाडोल की, चाहे वो कोई इंजेक्शन हो, क्योंकि ये चीजें जो है ये इंसान को नुकसान पहुंचा सकती हैं। हो सकता है, ऐन मुमकिन है कि डॉक्टर की गलती हो। अगर गलती है भी तो मेरे ख्याल में इस बात की तहकीक होनी चाहिए। कम से कम एबटाबाद मेडिकल कॉलेज जो है वो इस काबिल है कि तहकीक कर सके कि इनकी वजूहात क्या थी, ताकि तालिब इल्म भी समझ सके, डॉक्टर भी समझ सके और आइंदा यह हादसा ना हो, आइंदा ऐसा ना हो। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, आप हमारे साथ थे, इस बारे में बात कर होना चाहिए, क्या होता आया, इस सब का आपने अहाता किया। अब हम एक क्विकली ब्रेक लेंगे और जब हम ब्रेक के बाद आएंगे तो हम मनासिक हज की बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। जब कोरोना आया, उसकी एहतियात सामने आई तो बहुत सारे मसाइल सामने आए, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला था वो क्या था? वो ये कि हम इबादत कैसे अंजाम दें। मसाजिद जाएं तो फिर कैसे जाएं, दुआ मांगें तो कैसे मांगें, क्या मांगें, और अब जबकि हज आ गया तो क्या करें। तो फिर हमारे सामने आ गई मिसाल, ज़ाहिर है हज की बात है। सऊदिया ने किस तरह से SOPs को बनाया, फॉलो कराया, और आज के दिन की अहमियत ये भी ख़ास तौर पर आज हमारी गुफ्तगू का महवर होगी, क्योंकि हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफ़ा आज अदा किया जाएगा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएँ आज़मीन हज मिना से मैदान अरफ़ात रवाना हुए। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफ़ात में अदा किया जाएगा। मस्जिद निमरा में अल शेख अब्दुल्ला बिन सुलेमान अल मनी इस साल खुतबा हज और इमामत के फ़राइज़ अंजाम देंगे, ये हमने आपको बताया था। और अब वहाँ पर उन्हें फैसिलिटेट करने के लिए क्या क्या इंतज़ामात किए गए हैं ये भी हम आपको बता चुके। ये हज, इसके मनासिक की अदाई और फिर SOPs के साथ में इबादत करना, अल्लाह से पनाह मांगना, अल्लाह से आफ़ियत मांगना, अपने गुनाहों की तौबा मांगना, सारी की सारी फजीलत हम अब कोशिश करेंगे कि इसी सब के ऊपर बात कर सकें। तो हमने इसी सिलसिले में दावत दी अल्लामा ताहिर अशरफी को, मजहबी स्कॉलर हैं आप, हमको ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम रहमतुल्लाह। ये फरमाइएगा, आज के दिन की फजीलत और आज के दौर का चैलेंज, इस साल का चैलेंज कोरोना, आप कैसे देखते हैं? सारे के सारे SOPs को, एहतियात को हिस्सा बनाते हुए इबादत करना, हज का फरीज़ा अदा करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन।
अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक यौम अरफा का जो दिन है वो बहुत अहमियत का हामिल दिन है, और यौम अरफा से ज्यादा किसी दिन अल्लाह ताला अपने बंदों को जहन्नुम की आग से आज़ादी नहीं देते। इस दिन की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला जितने लोगों को जहन्नुम से आज़ादी देते हैं इतनी किसी और दिन के हवाले से नहीं है, इतनी लोगों को माफ़ी नहीं मिलती जितनी इस दिन के हवाले से, यानी इस दिन मिल जाती है। और ये कहा जाता है और रिवायात में हमें मिलता है कि अल्लाह तबारक व तआला इस दिन अपने बंदों के करीब होते हैं, उनकी मुनाजात सुनते हैं, कबूल करते हैं। और ऐसे हालात में जबकि पूरी दुनिया के अंदर ऐसा लग रहा था और ये सोचा जा रहा था कि हज नहीं होगा, हज को मुअत्तल कर दिया जाएगा, सऊदी अरब की हुकूमत ने मुअत्तल करने की बजाय उसे महदूद कर दिया। 160 ममालिक के लोग आज मैदान अरफात में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं जब बुलंद करेंगे और अपने रब को मनाने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला तो मानने वाले हैं। कुरान करीम में फरमाया है कि वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारा रब कहता है मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा, मुझसे मांगो मैं कबूल करूंगा। तो आज का दिन हर एतबार से ये 10 दिन पूरे जो अशरा ज़िलहज के हैं ये बेहतरीन साल के दिन हैं, रहमत वाले, अजमत वाले, इज्जत वाले, शान वाले। और उनमें फिर आज का दिन जो है इसकी तो कोई नज़ीर नहीं है, कोई मिसाल नहीं है। और ये जो अरफात में पहुंच गया है वो वहां पर लब्बैक की सदाएं बुलंद करेगा, और जो नहीं पहुंच सका उसका इरादा था इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला तो नीयतों के ऊपर सवाब देने वाले हैं, उनको भी सवाब मिलेगा। लेकिन हम अपने घरों के अंदर, अपने कारोबार पे, अपने दुकानों में, जहाँ जहाँ हैं 100 तकबीर बुलंद करें, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। उसके साथ साथ इस्तिग़फ़ार करें, दुरूद शरीफ की कसरत करें और कुरान करीम की तिलावत करें। हस्बे इस्तिताअत जो है, क्योंकि आपको मालूम है कोरोना की वजह से इस वक्त बहुत ज्यादा बेरोजगारी के मसाइल हैं, बाकी मसाइल हैं, तो हस्बे इस्तिताअत आप अल्लाह के लिए जो खर्च कर सकते हैं वो अदा कीजिए और अल्लाह को मनाने की कोशिश कीजिए। वो तो बड़ी जल्दी मान जाता है और लेकिन हमें अल्लाह को मनाने की कोशिश करनी चाहिए। और इमाम अहमद, इमाम तिरमिज़ी से रिवायत है कि अरफात के रोज जो है, यौम अरफा के दिन जो खैर और बरकत की दुआ है उसमें से एक दुआ ये भी है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह, लहुल मुल्क व लहुल हम्द, बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। इसी तरह सय्यदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफा के दिन 1000 बार सूरत इखलास पढ़ी है। तो ये सारे आमाल हैं और इसके साथ साथ हमें दुनियावी एतबार से जो एक दूसरे के साथ नाराजगियां हैं, ताल्लुकात में खराबी है, एक दूसरे से दूर हैं, वो आज के दिन एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए। इरहम मन फिल अर्दी यरहमुका मन फिस समा, तुम जमीन वालों पे रहम करो ताकि आसमान वाला तुम पे रहम करे। इसी तरह वो जो दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, या अल्लाह तू माफ करने वाला है, हमें माफ कर दे क्योंकि तू माफ करने को पसंद करता है। तो हम भी एक दूसरे को माफ करने वाले बने, अपने अल्लाह को राजी करने वाले बने। वो हमारा खालिक मालिक राज़िक है, हमें औलाद देने वाला है, हमारी मुश्किलों को हल करने वाला है। तो आज के दिन के एतबार से एक एक लम्हा कीमती है, एक एक मिनट कीमती है, एक एक घंटा कीमती है। हमें आज के दिन को आम दिनों की तरह नहीं लेना चाहिए, हमें आज के दिन को ये इनाम समझना चाहिए अल्लाह का कि इन हालात में जबकि कोरोना की वबा और मसाइल, इसके बावजूद हज हो रहा है। सऊदी अरब की हुकूमत काबिल तहसीन है कि शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की क़यादत में खादिमुल हरमैन की उन्होंने ये इंतजामात किए हैं और इंशाअल्लाह जो अरफा के मैदान में है वो वहाँ दुआएं करेंगे। और हमें अपने घरों में ऐसा माहौल बनाना चाहिए, अपने कारोबार, अपनी जगहों पे ये ऐसा लगे कि हम अरफात के मैदान से जुड़े हुए हैं।
हम लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं के साथ जुड़े हुए हैं कि आसमान पर सिर्फ अरफात वालों की सदाएं न पहुंचे, हमारी भी सदा साथ साथ पहुंचे। या अल्लाह, हम तेरे बंदे हैं, हम हाजिर हैं, हम इरादा करते हैं, हम वादा करते हैं, तेरे अहकामात की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पे चलेंगे, तेरे हक को भी अदा करेंगे और तेरे बंदों के हक को भी अदा करेंगे। बंदों के जो हक हैं उनकी तरफ तवज्जो करें। और इसी तरह हमने बार बार अर्ज की है कि चूंकि कुर्बानी के मामले में देखिए, हज में अगर एहतियात हो रही है, वहां पर अगर तवाफ काबा के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं, अरफात के मैदान में एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं। हर 200 आदमी के साथ उन्होंने एक एम्बुलेंस और एक छोटा निजाम अस्पताल का दिया है। तो हमें भी यहाँ पर अपने जो है कुर्बानी के मामलात में, ईद में एहतियाती तदाबीर को भी इख्तियार करना है और पीछे नहीं रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे। जज़ाकल्लाह, बेहद शुक्रिया, आपने वक्त दिया। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। आज का दिन, ये साथें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अपने लिए दुआएं कीजिए, तो हमें भी उन दुआओं का हिस्सा बनाइए, उसमें शामिल रखिए। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।